तो हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं एटम्स या फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो बहुत ही आई वेटेज टॉपिक है। इसे क्वेश्चन आना पक्का ही पक्का है। अब मैं दोनों ये साथ में क्यों करा रही हूँ? मैं साथ में इसलिए करा रही हूँ ताकि तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि तुम्हारे पास 50 घंटे तो है नहीं दिन के, तुम्हारे पास 24 घंटे ही हैं और यू हैव टू यूटिलाइज इट वेरी वेरी वेल। सो हम ये दोनों साथ में कर रहे हैं। एंड डोंट वरी, अगर तुम सिर्फ केमिस्ट्री करना चाहते हो, सिर्फ फिजिक्स करना चाहते हो, पहले मैं कॉमन पोर्शन कराऊंगी तो दोनों में कॉमन है, फिर हम एक्स्ट्रा पोर्शन करेंगे जो सिर्फ केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री वाले रुक जाए, जिन्होंने फिजिक्स का ही करना है सिर्फ वो उधर चल जाए, और मैं टाइम स्टैम्प लगा दूंगी बीच में, ठीक है। तो हम ये स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले लोगों को पता था एटम नाम की कोई चीज़ होती है, ठीक है, जिसमें होता है तुम्हारा एटम नाम की कोई चीज़ होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। तो जो तुम्हारा प्रोटॉन होता है उसका चार्ज ये होता है, इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन जितना ही चार्ज होता है बट नेगेटिव, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। और इन सब के मासेस हैं और इनकी डिस्कवरी, ये तुम टेबल पूरा याद रख लो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन से कम होता है, इलेक्ट्रॉन का मास किससे कम होता है? प्रोटॉन से कम होता है, ठीक है। ये तुम याद कर लो, ये टेबल आराम से पॉज करके, ठीक है। ये देखो सेम एनसीईआरटी में दे रखा है तुम्हारा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है। ये चार्ज है, ऐसे से दे रखा है, ठीक है। 2 डिजिट्स तक याद करना, ज़्यादा याद करना मत, ठीक है। न्यूट्रॉन का मास थोड़ा सा ज़्यादा होता है प्रोटॉन से, इतना याद कर लिया बहुत है, ठीक है। अब ये तुम्हें इतना समझ आ गया, राइट। अब इसकी डिस्कवरीज कैसे हुई थी वो हम एंड में करेंगे कि ये डिस्कवर कैसे हुए थे। अब हमने ये तीनों पार्टिकल डिस्कवर कर लिए। अब लोगों को समझना था कि भाई एटम है कैसे, प्रोटॉन घिरे हुए हैं, क्या है, ठीक है, लाइक यू नो, मतलब क्या है, कैसे है, क्या स्ट्रक्चर है, कैसे बना हुआ है ना, था। तो सबसे पहले थॉमसन है ना, थॉमसन, उन्होंने बताया कि एटम ना ऐसे, उन्होंने वाटरमेलन वो दिया कि जैसे वाटरमेलन होता है ना, तुमने वाटरमेलन खाया, वाटरमेलन के अंदर सीड्स होते हैं ऐसे, है ना। तो उन्होंने कहा ये जो वाटरमेलन के जो सीड्स होते हैं ना, उनको तुम इलेक्ट्रॉन मान लो, नेगेटिवली चार्ज मान लो, और जो तुम्हारा पूरा वाटरमेलन का रेड वाला पोर्शन है उसे पॉजिटिव स्फीयर मान लो। ऐसा स्ट्रक्चर होता है एटम का। बट लेटर ऑन क्या हुआ, इनके ही जे थॉमसन के ही एक स्टूडेंट थे जिनका नाम था रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने क्या किया, वो एक्सपेरिमेंट करना तो प्रूव चाहते थे कि जे थॉमसन की बात प्रूव हो जाए, बट उन्होंने कॉन्ट्राडिक्ट कर दी और नया हमें वो मिला स्ट्रक्चर एटम का। ये उन्होंने हैंस गीगर और अर्नेस्ट मार्स्टन के साथ ये एक्सपेरिमेंट किया था। इसे अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कहते हैं। ये देखो, ये लेड का बॉक्स है, इसके अंदर अल्फा पार्टिकल है। अल्फा पार्टिकल क्या होता है? हीलियम 2+, ठीक है। इससे रेडिएशन आएगी। अब उन्होंने क्या किया, रेडिएशन आई, गोल्ड फॉयल पे पास की, और यहाँ पे ऐसे एक शीट लगा दी है। ये जिंक सल्फाइड की शीट है, इस पर कुछ भी ऐसे जाके लगता है ना तो ये ऐसे शाइन करती है, ठीक है, शाइन करती है, तो ग्लो करती है, ठीक है, जिंक सल्फाइड की वो। अब और यहाँ पे डिटेक्टर लगा हुआ था, ठीक है, डिटेक्टर लगा हुआ था जो ऐसे गोल गोल घूम रहा था। डिटेक्टर क्यों लगाया था? ताकि वो डिटेक्ट कर पाए, ताकि क्योंकि बहुत छोटा स्पार्क होता है वहाँ पे, ठीक है, इसलिए डिटेक्टर लगा होता है डिटेक्ट करने के लिए वो स्पार्क। अब उन्होंने क्या उन्होंने फाइंड आउट किया, ये देखो ऐसे हुआ उनका कुछ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो तुम्हारी रेस थी वो सीधी पास कर गया एटम से, ठीक है, और कुछ थी जो थोड़ा थोड़ा डिफ्लेक्ट होगी, और बहुत ही कम थी जो इधर से आई और सीधा वापस ट्रेस बैक होगी। अगर देखो पॉजिटिवली चार्ज होता और बीच में इलेक्ट्रॉन होते तो ऐसा तो रिजल्ट नहीं आना चाहिए था। देखो उन्हें पता चला कि मोस्ट अल्फा पार्टिकल सीधा चले गए बिना डिफ्लेक्ट हुए। बहुत थोड़े से थे जो थोड़े से डिफ्लेक्ट हुए, और कुछ बहुत ही कम थे, 1 in 20,000, जो बिल्कुल 180 डिग्री वापस आ गए। इसका मतलब सारे मोस्टली जो थे वो ऐसे ही बिना कोई इफेक्ट शो किए पास हो गए। मतलब कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज़ एम्प्टी, मतलब ज़्यादातर स्पेस एटम में खाली है, ठीक है। उसके बाद कुछ, अब देखो स्मॉल फ्रैक्शन डिफ्लेक्शन कब होगा? जब कोई ऐसा पार्टिकल आ जाएगा, अल्फा पार्टिकल तुम्हारा पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव किससे रिपेल होता है? डिफ्लेक्ट किससे होता है? पॉजिटिव किससे वो होता है? पॉजिटिव से। तो उनको पता चला कि देयर मस्ट बी रिपल्सिव फोर्स, कोई रिपल्शन है, पॉजिटिव चार्ज है मतलब अंदर, ठीक है। और फिर उन्हें पता चला कि पॉजिटिव चार्ज बहुत छोटी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है, ठीक है। अगर तुम्हारा न्यूक्लियस 10⁻⁻15 का है ना, तो ये 10⁻10 एटम है। देखो अब ये फ़र्क कितने जीरोस का हो गया, 1 2 3 4 5, मतलब कि तुम्हारा 1 लाख गुना, लाइक इट्स स्मॉलर, ठीक है।
तो न्यूक्लियस 1,00,000 गुना एटम से छोटा है, ठीक है। तो तुम्हें ये डिफरेंस साइज़ का पता चल गया, ठीक है। अब इन चीज़ों को एनालाइज करते हुए रदरफोर्ड ने क्या बोला कि जो तुम्हारा एटम है ना, उसका जो पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज है वो एक जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है, जिसको उन्होंने न्यूक्लियस बोला, ठीक है। और उसके आसपास इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट में घूमता रहता है, ऐसे गोल गोल घूमता रहता है, ठीक है। देखो इलेक्ट्रॉन और जो या ना न्यूक्लियस, ये तुम्हारे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के साथ जुड़े रहते हैं, ठीक है, अट्रैक्ट होते हैं और इसकी वजह से एटम स्टेबल रहता है। अब 1 मिनट ये देख लो, कोई भी तुम्हारा एक्स एटम है मान लो, तो उसके ऊपर एक ए होता है और एक तुम्हारा जेड होता है। जेड उसका एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है, और ए होता है उसका मास नंबर, ठीक है। अगर तुम मास, ये जेड क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। और ए क्या होता है, ए माइनस जेड क्या होता है तुम्हारा, ये होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है, न्यूट्रॉन्स, ठीक है। ये तुम्हें समझ आ गया। जेड क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब रदरफोर्ड ने ये तो दिया, बट ये क्या हुआ, इसके एक ना दिक्कत हो गई कि मैक्सवेल जो था ना, मैक्सवेल ने बोला कि रदरफोर्ड, अगर तुम्हारा इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है ऑर्बिट्स में, तो इलेक्ट्रॉन तो देखो इलेक्ट्रॉन कोई वेलोसिटी से चल रहा है, अगर वो कोई वेलोसिटी से सर्कल में घूम रहा है, सर्कुलर मोशन अगर तुम लोगों को याद हो, तो एक एक्सेलरेशन लगती है सेंटर में, जिसे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो उसने बोला कि एक्सेलरेशन लगनी चाहिए, और अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होता है ना, तो वो ईएम वेव्स रेडिएट करता है, और ईएम वेव्स के थ्रू उसकी एनर्जी बाहर चल जाती है। अगर एनर्जी बाहर चल रही है तो ये धीरे धीरे अंदर जाके कोलैप्स होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो तुम्हारा एटम सिर्फ 10⁻⁻12 सेकेंड्स के लिए सर्वाइव करेगा, उसके बाद सर्वाइव ही नहीं करेगा। और अब रदरफोर्ड के पास कोई इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं थी, तो ये उसके मॉडल का क्या था, फ्लो। अब हम आते हैं, फिर क्या हुआ, बोहर ने अपना मॉडल दिया। बोहर के पॉस्टुलेट्स थे मॉडल के डिफरेंट, उसने बताया कि कैसे होता है मॉडल, ठीक है, उसने बताया, ठीक है। अब नील्स बोहर ने क्या बोला कि देखो तुम्हारा जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो एक ऑर्बिट में घूमता है। ऐसे ना ऑर्बिट्स होते हैं स्पेसिफिक, जिसमें इलेक्ट्रॉन तुम्हारा घूमता है, एक फिक्स्ड एनर्जी वाले पाथ होते हैं जिन्हें ऑर्बिट्स कहते हैं, और उसी में वो घूमना अलाउड है, ठीक है। अब देखो, हाउ एवर द इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम अ लोअर स्टेशनरी ऑर्बिट टू अ हायर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। ये इसने अब यहाँ पे क्या बोला, मान लो तुम्हारा ये है, ये देखो, ये तुम्हारा हायर ऑर्बिट है, ये लोअर ऑर्बिट है। अगर इलेक्ट्रॉन को लोअर से हायर में जाना तो उसे एनर्जी ऑब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, बट हाई से लो जाना तो एनर्जी इमिट करनी पड़ेगी। इतना तुम लोग को समझ आ गया। अब देखो जो टू उसके बीच में ट्रांजिशन होती है ना, उसकी एनर्जी इस फॉर्मूले से गिवन होती है, ठीक है। अब देखो, एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड। अब क्वांटाइज्ड क्या होता है, ठीक है, तुम्हें क्वांटाइज्ड नहीं समझ आ रहा होगा। मान लो तुम ऐसे एक इसको क्या बोलते हैं, कोई ऐसी स्लांट सी वो होती है सरफेस, आई कांट रिमेंबर इसको क्या बोलते हैं, और एक स्टेयर्स होती है ना, जो ये देखो रैंप, हाँ रैंप, तो ये स्टेयर्स होती है तुम्हारी। अब देखो, एक स्टेयर, 2 स्टेयर, 3 स्टेयर, तो तुम एक स्टेयर पे खड़े हो सकते हो, 1 मीटर की है, दूसरी 2 मीटर की, तीसरी 3 मीटर की, ठीक है। अब तुम 1 मीटर की हाइट पे खड़े हो सकते हो, क्या तुम 1.5 मीटर की हाइट पे खड़ा हो सकते हो। अब तुम बोलोगे हम यहाँ पे पैर फंसा लेंगे, दैट डजंट काउंट, तुम नहीं खड़े हो सकते, ठीक है। बट अगर रैंप है तो तुम उस पर 1 मीटर पे भी खड़े हो सकते हो, 1.5 पे भी खड़े हो सकते हो, 2 पे भी खड़े हो सकते हो। इसे बोलते हैं कॉन्टिन्यूस और इसे बोलते हैं क्वांटाइज्ड। तो एटम्स जो तुम्हारे ऑर्बिट्स हैं वो क्या है, क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब होता है कि दैट कैन अकर 1, 2, 3, 4 इन्हीं में अकर कर सकता है। वो 1.1 नहीं हो सकता, 1.2 नहीं हो सकता, 1.3 नहीं हो सकता, फ्रैक्शन नहीं हो सकता, डेसिमल नहीं हो सकता, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम देख लेते हैं, बोहर का मॉडल सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ के लिए एप्लीकेबल था, जो हाइड्रोजन होते हैं, हाइड्रोजन जैसे आयन्स होते हैं। जैसे देखो हाइड्रोजन, हीलियम है, हीलियम का 2 है, बट अगर वो एक इलेक्ट्रॉन अपना दे दे तो वो हाइड्रोजन जैसा बन गया ना, तो इसका मतलब वो भी सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। अब ये देखो, अब यहाँ पे क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये ऑर्बिट में घूम रहा है। अब देखो यहाँ पे फोर्स लगेगी इलेक्ट्रॉन और इसके बीच में, क्योंकि दोनों चार्ज पार्टिकल हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तुमने पढ़ा होगा K(Q1 Q2/r²), इतनी फोर्स लगेगी। अब तुम्हें पता है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, E, तो हमने E डाल दिया इधर, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन है तो E,
यहाँ पे देखो अंदर कितने प्रोटॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम Z से डिनोट करते हैं, Z एटॉमिक नंबर है, उसको Z को हम E से मल्टीप्लाई कर देंगे। E क्या है? बेस वैल्यू, बेसिक यूनिट होता है E, जो हमने पढ़ा था ना। E रिप्रेजेंट करता है चार्ज को, ठीक है। ये देखो, ये प्रोटॉन का चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ठीक है। तो वही चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है तुम्हारा E। तो हमने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को एक सिंगल प्रोटॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये तुम्हारा ये आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वही सेंट्रीपिटल फोर्स है, वही ये देखो इसको गोल गोल घुमा रही है, ठीक है, वही सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता था? mv²/r। और ये जो है इन दोनों को इक्वेट कर देंगे हम दोनों, तो ये तुम्हारा क्या निकल के आ जाएगा? ये निकल के आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। अब देखो, अब इससे तुम बोहर रेडियस भी निकाल सकते हो, वेलोसिटी भी निकाल सकते हो, दोनों निकाल सकते हो, ठीक है, ठीक है। और दूसरा उसका पोस्टुलेट क्या था कि हर एंगुलर मोमेंटम जो है ना क्वांटाइज्ड है। एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड है मतलब ये देखो, ये तुम्हारा ये जो है ना ये क्वांटाइज्ड है, उसने ये दिया, और एंगुलर मोमेंटम होता है mvr। तो तुमने ये फॉर्मूला निकाली। अब इन दोनों को आपस में एक इक्वेशन होगी, दो इक्वेशन होगी, इससे तुम r भी निकाल सकते हो, तुम अपनी वेलोसिटी भी निकाल सकते हो। वेलोसिटी निकालोगे बोहर की तो ये आएगी, और रेडियस निकालोगे तो इतना आएगा। रेडियस n²/z के प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी z/n के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब इधर आ जाओ, ये तुम्हारी एनर्जी पे आ जाता है, एनर्जी कितनी होगी। अब एनर्जी जो है वो देखो, हमें पता है कि एनर्जी, हमें देखो यहाँ पे जो एनर्जी है ये तुम्हारी ये फॉर्मूला आ गया एनर्जी का। अब देखो जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ना, और तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी हो गई, और तुम्हारी टोटल एनर्जी होगी। टोटल एनर्जी तो ये है, टोटल एनर्जी नेगेटिव है, ठीक है। ये पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी नेगेटिव है, काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है, काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? टोटल एनर्जी का ट्वाइस होगी, मतलब इसका डबल होगी, ठीक है। अब हम आ जाते हैं आगे, ये देखो, अब हमारे पास आता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो, एनर्जी इक्वल्स टू hc/λ या h न्यू, ये हमने पढ़ा है, ठीक है, पिछले चैप्टर्स में। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला ये हमें पता है। तो फ्रीक्वेंसी एंगुलर मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, जो 1/t के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब हमने t का फॉर्मूला निकाल लिया इतना, कैसे? ये देखो, यहाँ पे जो हमें फॉर्मूलाज दे रखे थे ना, 2πr/वेलोसिटी, देखो 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 देखो, ये एक्सप्लेन करती हूँ मैं थोड़ा सा। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है? 2πr, क्योंकि सर्कल में घूम रहा है, ठीक है। और ये तुम्हारा टाइम, और वेलोसिटी तुम्हारी कितनी है? v, है ना। तो अब हमें टाइम पीरियड निकालना है, तो हम 2πr को v से डिवाइड कर देंगे। तो उन्होंने यही किया, और हमें पता है कि r इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस, v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस, और उनको पुट करके तुम्हारी t की वैल्यू इतनी आ जाती है, ठीक है। t इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n का क्यूब और z का स्क्वायर, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी उसका उल्टा हो जाएगी, ठीक है। और ये तुम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v²/r, वहाँ पे सेम v की r की वैल्यू पुट की, तो तुम्हारा ये आ जाएगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब तुमने एनर्जी पढ़ ली है। अब एनर्जी पढ़ ली है तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? जब इनफाइनाइट ऑर्बिट से ना वो तुम्हारे nth ऑर्बिट में आ रहा है, ठीक है, तो उससे बोलेंगे तुम्हारी आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी बस उसका नेगेटिव होती है, ठीक है। क्यों नेगेटिव होती है? क्योंकि देखो, अगर वो इन्फिनिटी पे आ रहा है तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। इनफाइनाइट जब भी ऐसे नीचे होता है ना तो वो ज़ीरो हो जाती है वैल्यू ऑटोमेटिकली, तो ये ज़ीरो हो गया, ठीक है। तो ये तुम्हारा वो आ जाता है। अब देखो, हमें ना निकालना है फॉर्मूला, ठीक है। जब भी ट्रांजिट करेगा एटम तुम्हारे एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में, तो ये हमारा फॉर्मूला निकल के आ जाता है, ठीक है। ये फॉर्मूला निकल के आ जाता है 1/λ rz², 1/n1² माइनस n2²। n होता है नंबर ऑफ ऑर्बिट, z होता है तुम्हारा एटॉमिक, ठीक है। ये तुम्हें आ गया, ठीक है। अब ये r की 1/r की वैल्यू होती है 912 एंगस्ट्रॉम, और ये n1 छोटा वाला ऑर्बिट है, और ये n2 बड़ा वाला ऑर्बिट है, मतलब ऊपर वाला ऑर्बिट है, ठीक है।
अब देखो ऐसा होता है तुम्हारा कुछ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम ऑर्बिट्स, ठीक है। फर्स्ट ऑर्बिट है, फिर सेकंड है, फिर थर्ड है, फिर फोर्थ है, फिर फिफ्थ है। ये सब के एनर्जी लेवल दे रखे हैं और इन्फिनिटी पे एनर्जी लेवल 0 होगा। ये सब याद कर लो कि फर्स्ट का -13.6 है, सेकंड का -3.4 है, एंड थर्ड का 1.5, एंड देन फोर्थ का 0.5, एंड लाइक इसका 0.8 और इसका 0.54 ये है, ठीक है। अब देखो किसी भी ऑर्बिट से जब कोई भी तुम्हारा इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा तो उसे हम बोलेंगे लाइमन। अगर सेकंड ऑर्बिट में आएगा तो बामल, थर्ड में आएगा पास्चन, फोर्थ में आएगा ब्रैकेट, अगर फिफ्थ में आएगा पी फंड, ठीक है। देखो फिफ्थ में आ रहा है, इसमें 1 में आ रहा है, इसमें 2 में आ रहा है, इसमें 3 में आ रहा है, इसमें 4 में आ रहा है, ठीक है। जब भी लाइमन में आता है तो वो यूवी लाइट देता है, बामर में विजिबल, पास्चन, ब्रैकेट, पी फंड में इंफ्रा, ठीक है, इंफ्रारेड। अब ये इंफ्रा यूवी विजिबल होता क्या है, हम आ जाओ हम देखते हैं। अब ये तुम्हारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, इसमें देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और तुम्हारी डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऐसे है। अब तुम बोल रहे हो मैम आपने ऐसे ऐसे बोल दिया, अब इसका मतलब क्या है, देख लो। अगर देखो तुम्हारी जो तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसे ऐसे जा रही है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे जा रही है, तो तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे जाएगी, दोनों परपेंडिकुलर जाएंगे, ये ऊपर नीचे और ये आगे पीछे ऐसे ऐसे। और जो तुम्हारी डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन है वो कैसे होगी, वेव ऐसे ऐसे अंदर बाहर, तो सारे अलग अलग एक्सिस पे है, एक एक्स एक्सिस पे है, एक एक्स एक्सिस पे ऐसे, एक वाई एक्सिस पे है और एक जेड एक्सिस पे है, तीनों परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, ठीक है। तो ऐसे होती है तुम्हारी ईएम वेव। लाइट एक ईएम वेव का एग्जांपल है। अब देखो इसमें डिफरेंट वो होते हैं, ये देखो ये तुम्हारी ईएम वेव्स का स्पेक्ट्रम है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले कॉस्मिक रेज होती है, फिर एक्स रेज होती है, फिर यूवी, फिर विजिबल, फिर इन्फ्रा, फिर रेडियो वेव्स। अब देखो सबसे ज़्यादा एनर्जी ऐसे एनर्जी है, ठीक है, सबसे ज़्यादा कॉस्मिक रेज की एनर्जी है, फिर एक्स रेज की एनर्जी है, फिर यूवी की एनर्जी है, फिर विजिबल की एनर्जी है, फिर इन्फ्रा, और सबसे कम एनर्जी है रेडियो वेव्स की। बट वेवलेंथ का उल्टा है, क्योंकि देखो एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो वेवलेंथ सबसे ज़्यादा किसकी है, रेडियो वेव्स की, और सबसे कम किसकी है, कॉस्मिक वेव्स की। अब इन सब वेव्स को तुम ईएम वेव्स चैप्टर में डिटेल में पढ़ोगे कि इसका यूज़ कहाँ है, इसका यूज़ कहाँ है, इसका यूज़ कहाँ है, उसका यूज़ कहाँ है, ठीक है। बट आई वांट टेल यू ऑल, तो ठीक है, कॉस्मिक रेज देखो कार्बन वगैरह के वो होते हैं ना, उनमें होती है, ठीक है, ह्यूमन लाइफ में होती है कॉस्मिक रेज, ठीक है। एक्स रेज कहाँ होती है, एक्स रेज कहाँ होती है, जब तुम हड्डियों का एक्सरे निकालते हो वहाँ एक्सरे का यूज़ होता है। यूवी का यूज़ कहाँ होता है, अल्ट्रावायलेट सन से आती है, ठीक है, और ये काफ़ी चीज़ें डिटेक्शन में हेल्प करती है। विजिबल कहाँ होती है, विजिबल देखने के लिए चीज़ों को, इंफ्रारेड जो इंफ्रारेड कैमरेज होते हैं अंधेरे में देखने के लिए वहाँ, ठीक है, और रेडियो वेव्स रेडियो वगैरह में यूज़ होती है। यहाँ से देखो इंफ्रा के बाद माइक्रो दे रखे, फिर रेडियो वेव्स दे रखे हैं इसमें, ठीक है। अब ये भी देख लो, ऐसे वेव होती है तुम्हारी, वेव के दो ऐसे टॉप हैं या दो बॉटम है, इन्हें क्रेस्ट बोलते हैं, इन्हें ट्रफ बोलते हैं। दो उनके बीच का डिस्टेंस को हम बोलते हैं लैम्डा, यानी कि वेवलेंथ, ठीक है। और वेवलेंथ का इन्वर्स होता है तुम्हारा वेव नंबर, और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, लाइट ऑफ स्पीड डिवाइडेड बाय तुम्हारा वेवलेंथ। अब काफ़ी क्वेश्चन ऐसे आते हैं, शॉर्टेस्ट लाइन ऑफ लाइमन निकालो या लॉन्गेस्ट लाइन निकालो। शॉर्टेस्ट लाइन मतलब शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कहाँ होगी, जहाँ एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। एनर्जी सबसे ज़्यादा क्या कहाँ होगी, लाइन कहाँ होगी, जब शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होगी। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कहाँ होती है, जब एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, एनर्जी 1 और इन्फिनिटी के बीच में सबसे ज़्यादा होती है। लॉन्गेस्ट लाइन मतलब लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मतलब सबसे कम एनर्जी, मतलब 1 और 2 के बीच में, राइट। अब इतना हो गया, लेट्स कम टू दिस, ठीक है। अब देखो ये देखो एन, यहाँ पे फिजिक्स हॉलिक्स क्यों लिखा है, वेल एनी ऑफ यू इफ़ यू आर प्रतीक जैन सर के स्टूडेंट, तो मैंने भी उन्हीं से पढ़े। हॉलिक्स क्यों लिखा है, इफ़ एनी ऑफ यू आर स्टूडेंट, तो उन्होंने ये सब लाइक वो फिजिकोहॉलिक्स पॉइंट पढ़ाते हैं और मैं भी उन्हीं की स्टूडेंट हूँ, दैट्स वाई। सो यहाँ पे देखो एन है, एन क्या है, अगर ऑर्बिट्स बढ़ेंगे तो एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। पोटेंशियल देखो एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एनर्जी का नेगेटिव होती है, ठीक है, या एनर्जी को तुम कह सकते हो काइनेटिक एनर्जी का नेगेटिव होता है, तो ये एक दूसरे के नेगेटिव होते हैं। तो अगर एनर्जी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब हम आ रहे थे कॉस्मिक रेज पे, कॉस्मिक रेज हमने पढ़ी, हाई एनर्जी प्रोटॉन, एटम, न्यूक्लियर। देखो अब हमने इतना सारा कुछ पढ़ लिया, राइट, हैव यू स्टडीड अबाउट इट, तो अब ये हम कुछ चीज़ें पढ़ लेते हैं।
देखो, अब अगर रिकॉइल स्पीड ऑफ हाइड्रोजन एटम, अगर कोई चीज़ लाइक बाहर जा रही है जल्दी से, तो उसमें देखो जैसे गन होती है, गोली से आती है तो गोली पीछे हो जाती है ना, उसे रिकॉइल बोलते हैं। तो हाइड्रोजन का भी रिकॉइल स्पीड क्या होती है, ये होता है फॉर्मूला, रिकॉइल स्पीड ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से हम निकालते हैं। ठीक है, ऐसे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते हैं, मोमेंटम एम वी होता है, तो यहाँ पे डाल दिया तो ये आती है रिकॉइल स्पीड। डी ब्रॉगली ने क्या बोला था, ये बी है ना, ब्रॉगली से तुम याद रखो बोथ। तो इसने बोला था जो भी ऑल मैटर, जितने भी अराउंड ऑफ हमारे सब्सटेंसेस है, वो तुम्हारे क्या है, पार्टिकल भी है, वेव भी है। ये देखो, ये वेव भी है, पार्टिकल भी है। अब ये तुम बोलोगे वेव कैसे, वेव हमें दिख नहीं रही है बट अंदर ही अंदर ये वेव नेचर शो करता है। ठीक है, तो ऐसे। और इन्होंने जो क्वांटाइजेशन वाली बात थी ना बोहर की, उसको भी सही प्रूफ कर दिया था। तो दैट्स व्हाट ही डिड। ठीक है, और उसके बाद लेज़र क्या होता है, लाइट एम्प्लीफिकेशन, स्टिमुलेशन, रेडिएशन। अब तुम लेज़र हो ना, अगर तुम कहीं भी मारोगे वो बहुत दूर तक ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में, और हाई डायरेक्शनल एंड शार्प फोकस होता है इसका। ठीक है, अब ये तुम्हारा ये हो चुका है तुम्हारा एटम्स चैप्टर। अब हम जाएंगे तुम्हारे उसमें जो तुम्हारा एक्स्ट्रा दे रखा है, कहाँ, केमिस्ट्री में। अब हम उस पोर्शन पे जा रहे हैं। एक मिनट, ये तुम्हारी स्पेक्ट्रल लाइन्स रह गई थी और तुम्हारी प्लैंक थ्योरी रह गई थी। अब प्लैंक ने क्या बोला था, हर चीज़ देखो, अब तुम्हारी कोई भी वेव है ना, लाइट आ रही है कहीं से, वो तो लाइट ऐसे पार्टिकल्स में आती है, और हमें बहुत सारे पार्टिकल बहुत तेज़ स्पीड से आ रहे होते हैं, तो हमें ऐसे लगता है कि वो एक रे में आ रही है, बट एक्चुअल में बहुत सारे पार्टिकल होते हैं। इन छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम क्या बोलते थे, फोटोन। ठीक है, फोटोन समझ आ गया। अब स्पेक्ट्रा क्या होता है, स्पेक्ट्रा होता है एक कंटिन्यूस, एक डिसकंटिन्यूस। कंटिन्यूस, डिसकंटिन्यूस, ठीक है। अब ये तुम्हें दिख रहा है ना, ये भी एक स्पेक्ट्रम है। ये कौन सा है, कंटिन्यूस। कंटिन्यूस क्या होता है, कलर्स तुम्हें पता नहीं चल रहा कि यहाँ पे देखो, तुम्हें पता ही नहीं चल रहा ऑरेंज कहाँ से शुरू हो रहा है, येलो कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, नहीं पता चल रहा ना, तो ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है। ठीक है, कलर्स आर नॉट डिस्टिंक्ट। बट डिसकंटिन्यूस में ऐसे बैंड्स होते हैं, जैसे ग्रीन का अलग, ब्लू का अलग, ऐसे ऐसे बैंड होते हैं, और तुम्हें पता चल जाता है कौन सा कलर कहाँ शुरू हो रहा है, कौन सा नहीं। अब कई लाइन स्पेक्ट्रम होते हैं, बैंड स्पेक्ट्रम होते हैं, एमिशन स्पेक्ट्रम होता है, अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है। ये मैं दिखा देती हूँ। ये देखो, ये तुम्हारे स्पेक्ट्रम होते हैं, ये देख कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है। ठीक है, अब ये एमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है कि कौन सी लाइट एमिट हो रही है। ठीक है, ऐसे से ये तुम्हें जो दिख रहा है ना, ये एमिट हो रही है, एमिशन स्पेक्ट्रम है। और ये जो ये बीच में ब्लैक ब्लैक है, या अब्जॉर्प्शन में वही चीज़ कलर्ड है, जो यहाँ पे ब्लैक है ना, वही चीज़ ये देखो, यहाँ पे जितना भी तुम्हें ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ना, वही इधर अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में कलर है, और जो वहाँ पे कलर लाइन है वही यहाँ पे ब्लैक है। तो ये अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। और हर एक उसका ना अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम वगैरह सब अलग अलग होता है। तुम ना, अब जैसे फिंगरप्रिंट होता है हर इंसान का अलग अलग, वैसे ही अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एमिशन स्पेक्ट्रम हर एक एटम का अलग अलग होता है। अब लाइन स्पेक्ट्रम होता है, जो तुमने देखा ऐसे लाइन्स है, वो दिखाता है एक एटम को। बॉन्ड स्पेक्ट्रम क्या होता है, ऐसे बड़े बड़े बॉन्ड होते हैं। ठीक है, अब वो बॉन्ड बोल रही हूँ मैं, बैंड स्पेक्ट्रम, बैंड ऐसे बड़ा बड़ा होता है। ठीक है, एंड दैट रिप्रेजेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म किसी भी उसकी। अब हम आते हैं तुम्हारे केमिस्ट्री वाली बार। ड्रॉबैक बोहर मॉडल के क्या थे कि ये सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ के लिए एप्लीकेबल था, ये स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। अब आते हैं क्वांटम नंबर्स पे। देखो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, ये शेल दिखाता है। ठीक है, अब देखो ये मैक्सिमम नंबर कितने आ सकते हैं शेल के अंदर। अब यहाँ देखो 1s 2s जो भी तुम देखते हो, इसके आगे जो सबसे आगे वाला है ना, ये रिप्रेजेंट करता है शेल को। ये है तुम्हारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। उसके बाद एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर सब शेल को रिप्रेजेंट करता है। सब शेल जैसे देखो एस पी डी एफ, ये तुम्हारे सारे सब शेल है। ये कौन रिप्रेजेंट करता है, एल। अगर 0 है तो एस, 1 है तो पी, अगर 2 है तो डी, 3 है तो एफ। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालते हैं, ये फॉर्मूला एक बार देख लो। ठीक है, ये फॉर्मूला है तुम्हारा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालने का। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं। ये तुम्हारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। ये बेसिकली -L to +L होता है। 0 का होगा -0 to +0, मतलब 0 है इसमें। या P का -P to -1 to +1, -1 to +1 है तो -1 हो गया, 0 हो गया, +1 हो गया, 3 हो गए। इसमें 1 है, इसमें 3 है, और इसमें 5 होंगे, और इसमें ऐसे ऐसे करके तुम निकाल सकते हो। ठीक है, स्पिन क्वांटम नंबर
ये नेगेटिव माइनस हाफ या माइनस प्लस हाफ होता है डिपेंडिंग ऑन क्लॉकवाइज घूम रहा है इलेक्ट्रॉन या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। स्प्रिंग एंगुलर मोमेंटम इस फॉर्मूले से निकालते हो तुम, ठीक है। इतना आगे समझ। अब लिखते कैसे है ये तुम्हें एजी उसके क्या बोलते हैं, इसके लिए लॉ होता है कि सबसे कम एनर्जी वाले को पहले भरेंगे फिर सबसे ज़्यादा एनर्जी वाले को। इसको लिखते हैं 1s 2s p। ये देखो स्कूल स्कूल ऐसे याद रख, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल DPS DPS फैंटास्टिक DPS फैंटास्टिक DPS ऐसे याद रख सकते हो। और आगे 1 2 3 एस के आगे लगा दिया, ठीक है। अब ये देखो ऐसे कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं डिफरेंट एटम्स वगैरह की। ये डिटेल में चाहते हो तो बता देती हूँ मैं, बट ये रिवीजन की वीडियो है और तुम्हें कॉन्फ़िगरेशन लिखना आता ही है। अब कॉन्फ़िगरेशन की एक्सेप्शन होती है क्रोमियम एंड कॉपर। इनमें क्या होता है, ये देखो 4s2 पहले बनना चाहिए था ना, फिर 3d4 होना चाहिए था, बट यहाँ पे क्या होता है ये 3d5 बढ़ जाता है क्योंकि 3d5 स्टेबल है, वो हाफ फील्ड है। हाफ फील्ड और फुली फील्ड स्टेबल होता है, तो ये स्टेबिलिटी के लिए एक इलेक्ट्रॉन इसका आगे चल जाता है। यहाँ भी सेम होता है, स्टेबिलिटी के लिए 10 इलेक्ट्रॉन डी में चल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, प्लैंक ने बोला था कि फोटोन होते हैं, तो फोटोन की एनर्जी दे रखी है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला दे रखी है, ठीक है। और उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव लेंथ क्या होती है, फ्रीक्वेंसी वेव नंबर हमने देख लिया। यहाँ पे दे रखा है कन्वर्जन की यूनिट, और यहाँ पे उसके यूनिट्स दे रखे हैं। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के होता है, एक आर्मस्ट्रॉन्ग में 10 टू द पावर -10 होता है, एक नैनोमीटर में 10 टू द पावर -9 होता है। N फॉर नैनो, N फॉर 9 है ना, ऐसे याद रख सकते हो। माइक्रोमीटर में 6, मिलीमीटर में -3, ठीक है। अब देखो बोर्ड एटॉमिक मॉडल, एंगुलर मोमेंटम इस क्वांटाइज बोला था इसने, ठीक है। यहाँ पे रेडियस वगैरह के, वेलोसिटी के और एनर्जी के फॉर्मूले दे रखे हैं जो तुमने याद कर लिए होंगे आई सपोज। और यहाँ पे देखो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखे ना, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू 1.6 × 10 टू द पावर -19 जूल होता है, ठीक है। ये हाइड्रोजन एटम का मैंने याद करने को बोला था। इन्फिनिटी शेल में 0 है, फर्स्ट में -13.6 है, सेकंड में -3.4 है, थर्ड में -1.51 है, फोर्थ में -0.85 है, और फिफ्थ में -0.54 है, एंड सिक्स में -0.38 है। और ये तुम्हारा स्पेक्ट्रम आ जाता है, ठीक है। बस यही है। अब देखो तुम्हें पता है कि तुम्हें हाँ कि हम जो मैंने दिखाया था तुम्हें टेबल, इफ़ यू रिमेंबर। अब कईयों को तो यही याद नहीं होता कि कौन सी, देखो इसकी वेवलेंथ कहाँ से कहाँ है, गामा रेज की, एक्स रेज की कहाँ से कहाँ है, कॉस्मिक रेज की कहाँ से कहाँ है, लोगों को यही नहीं याद होता। तो तुम याद करने बैठोगे तो यू आर लाइक डम और व्हाट, तुम याद करने थोड़ी बैठोगे। अब इसको कैसे कर सकते हैं तुम, देखो अब तुम्हें लाइमन बामर पास्टर की जो होती है वो ऐसे तुम्हें निकालनी पड़ेगी। दैट इज़ सो कन्फ्यूजिंग, दैट विल सो एग्जॉस्ट यू आउट, राइट। कि देखो इंफ्रा है, इंफ्रा रेड कहाँ से कहाँ होती है, यूवी कहाँ से कहाँ होती है, विजिबल कहाँ से होती है, ठीक है। लाइमन की कहाँ होती है, बामर की, पास्टर की कहाँ होती है। तो व्हाट यू गोना जस्ट डू, ये देखो ये यहाँ से तुम वेवलेंथ निकाल लोगे, बस काम खत्म। ये फॉर्मूला इसीलिए है, ठीक है। एंड आई हैव डन योर एंटायर चैप्टर जस्ट लाइक दैट। एक बार हम इसके एनसीईआरटी देख लेते ताकि तुम लोग को तसल्ली हो जाए, ठीक है। जॉन डाल्टन ने क्या बोलता, एटम ही एक स्ट्रक्चरल यूनिट होता है, ठीक है, ठीक है। एंड डाल्टन इज एबल टू एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट कॉम्बिनेशन, उसने सारे लॉ एक्सप्लेन कर दिए थे, बट इसने फेल कर दिया था काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स को एक्सप्लेन करना, जैसे अट्रैक्शन की होती है, इलेक्ट्रिकली चार्ज की हो जाते हैं सब्सटेंसेस, ये वो। अब देखो चीज़ों की डिस्कवरी कैसे हुई, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। हम पहले स्टार्ट करते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये माइकल फराडे ने ना इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू सोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, इन्होंने सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी को पास कराया था, ठीक है। और उसके बाद ऐसे करके फराडे बिगेन टू स्टडी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इन पर्टिकुलर इवैक्यूएटेड ट्यूब, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। फराडे ना अपनी और स्टडीज़ करने लग गया, ठीक है। दैट जब हम देखो ये डिस्चार्ज ट्यूब है, मतलब इसमें वैक्यूम डाल के सारी हवा निकाली, इसे हाई वोल्टेज पे हमने सप्लाई किया तो क्या होगा, लो प्रेशर, इसमें प्रेशर बहुत कम है, वोल्टेज बहुत ज़्यादा है, ठीक है।
एंड व्हाट विल हैपन, नेगेटिव इलेक्ट्रोड, जो नेगेटिव है उसे हम कैथोड बोलेंगे, जो पॉजिटिव है एनोड बोलेंगे। ये डेफिनेशन हाउएवर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में तुम्हारी चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब देखो कैथोड रे या कैथोड पार्टिकल्स क्या होते हैं, जो नेगेटिव से निकल के पॉजिटिव पे जाते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, उन्होंने कोई भी एटम लिया, ठीक है, वो अंदर गया। अब एटम गया तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, पॉजिटिव की तरफ जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव की तरफ जाने लगे, तो और उन्हें कैसे पता चला कि ये पॉजिटिव की तरफ ही जा रहे हैं, उन्होंने फ्लोरेसेंट शीट लगा दी इधर, तो यहाँ पे चमचम हो रही थी, तो मतलब यहाँ से जा रहे थे इलेक्ट्रॉन। फिर उन्होंने आगे क्या किया, आगे इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें डाली, यहाँ पे मैग्नेट रख दिया साइड में, या इलेक्ट्रिक फील्ड रख दी, ताकि उन्हें पता चले कि इसका नेचर कैसे है। अगर ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, देखो ये कैथोड रेस कैथोड से एनोड की तरफ जाती है, ठीक है। उन्होंने यह देखो वो फ्लोरेसेंट शीट लगा के ऑब्जर्व किया ये चीज़। अब देखो, अब उन्होंने इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड जब इंट्रोड्यूस करेंगे ना, तो वो डिफ्लेक्ट करेगी, मतलब उसमें चार्ज है, ठीक है। देखो, और उन्हें पता चला कि ये नेगेटिवली चार्ज है, तो उन्होंने इसे इलेक्ट्रॉन नाम दे दिया। ये देखो नेगेटिवली चार्ज है, क्योंकि पॉजिटिव की तरफ जा रहा है तो नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है। द कैरेक्टर्स डू नॉट डिपेंड अपॉन मटीरियल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो यहाँ पे मटीरियल ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं मैटर करता और गैस प्रेजेंट नहीं मैटर करती, बट अगर हम प्रोटॉन को फाइंड आउट करना चाहेंगे ना, तो वहाँ पे मैटर करेगा। चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज टू मास रेशियो इलेक्ट्रॉन का इतना होता है, ठीक है। अब हम आते हैं चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना होता है, ये ऐसे फाइंड आउट हुआ, ये एज मिल्किन का ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से फाइंड आउट हुआ। ये कैसे किया इसने, हम बताते हैं। देखो इसने क्या किया, यहाँ एटमाइज़र, एटमाइज़र इज़ लाइक परफ्यूम और स्प्रे। देखो ये तुम्हारा, देखो ये तुम्हारा जैसे स्प्रे है ना, मैं इसको स्प्रे करती हूँ तो इसके आगे ये एटमाइज़र लगा हुआ है, ये कोई भी लिक्विड को ऐसे गैस फॉर्म में ऐसे गैस बना के ऐसे छोड़ता है, ठीक है, राइट, ओके, दैट व्हाट एज एटमाइज़र डू, ठीक है। ये एटमाइज़र ये काम करता है। तो इन्होंने ऑयल ड्रॉपलेट्स ली और उसको एटमाइज़र लगा दिया और वो फिर गैशियस में कन्वर्ट होगी, है ना। तो अब उन्होंने क्या किया, अब ये देखो यहाँ पे चार्ज प्लेट थी और यहाँ पे छोटा सा होल था और होल से नीचे नीचे ड्रॉपलेट्स आएंगी। अब यहाँ उन्होंने टेलीस्कोप लगा रखा था, टेलीस्कोप से वो ऑब्जर्व कर रहे थे। अगर देखो हमें पता ना कोई कितने स्पीड से गिर रही है, ग्रेविटी हमें देखो अब हमें पता है कि कोई ग्रेविटी से गिर रहा है, इट्स लाइक फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, है ना, हमें पता है, ठीक है, इज इक्वल टू mg, है ना। ऐसे ऐसे करके उन्होंने फाइंड आउट कर लिया कि इनकी स्पीड के बेसिस पे ना कितनी स्पीड पे गिर रहे हैं, और हमें ग्रेविटी तो पता ही थी, तो उन्होंने इसका मास निकाल लिया कि कितना मास होगा, ठीक है। क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन को तुम ऐसे तो रख नहीं सकते वेइंग मशीन पे और तुम्हें इलेक्ट्रॉन का मास निकल के आ जाएगा, ऐसे तो नहीं होता ना, राइट। तो यही चीज़ है। और उसने जो एयर थी ना इसके अंदर, उसे आयनाइज कर लिया एक्स रेज पास करके, तो फिर जो was acquired, the fall of these charge droplet can be retarded, accelerated or made and तो applied to the plate। जितनी स्ट्रेंथ अप्लाइड की गई होगी उसके हिसाब से ये चेंज हो जाएगा। तो ऐसे करके उसने बस मास निकाल लिया, ठीक है। कैसे निकालते हैं, अब यहाँ पे देखो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। अब प्रोटॉन का उल्टा हो गया था, बट उसमें मैं बता, उसमें क्या होगा, बहुत हाई वोल्टेज होगी और कुछ सर्टन ही ले सकते हो, तुम सारे नहीं ले सकते। जैसे हाइड्रोजन एटम ले लिया, तुम सारे नहीं ले सकते क्योंकि प्रोटॉन निकालना बहुत मुश्किल होता है, तो वो उल्टा ट्रैवल करेगा, नेगेटिव की तरफ जाएगा प्रोटॉन का, तो वो तुम्हारी एनोड रेज हो गई, ठीक है। ऐसे तुम्हारा प्रोटॉन डिस्कवर हुआ। फिर चैडविक, देखो चैडविक ने डिस्कवर किए, बेरिलियम की शीट ली और उसमें अल्फ़ा पार्टिकल डाले और उसे पता चला कि प्रोटॉन से अलावा भी कुछ है, जिसे उसने न्यूट्रॉन बोल दिया। अब उसके बाद तुम्हारे एटॉमिक मॉडल्स आते हैं। हमने थॉमसन का मॉडल हमारा कर लिया है ना, और उसके बाद वी हैव डन दिस रदरफोर्ड मॉडल ऑल्सो, है ना। और उसके बाद एटॉमिक नंबर, मास नंबर हम कर चुके हैं। एटॉमिक नंबर ये होता है, मास नंबर ये होता है, ठीक है। अब हम आइसोबार आइसोटोप भी कर लें। देखो आइसोबार्स क्या होते हैं, आइसोटोप क्या होता है। आइसोटोप में पी आ गया ना, पी मतलब प्रोटॉन, मतलब इनमें सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे आइसोटोप्स में, ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। आइसोबार्स जिनमें सेम मास नंबर है बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, सेम मास है, देखो मास नंबर इन दोनों का सेम है, तो ये आइसोबार हो गया। आइसोटोप्स क्या होते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो, जैसे हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, इनका देखो मास अलग अलग है बट इनका जो एटॉमिक नंबर है ये तीनों का सेम है, ठीक है।
और यहाँ भी देखो एटॉमिक नंबर सेम है, मास अलग अलग है, सबका ये हो गया, ठीक है। आइसोटोन्स भी होता है एक, आइसोटोन्स में बेसिकली न्यूट्रॉन का अमाउंट सेम होता है, और मैंने बता दिया न्यूट्रॉन कैसे कैलकुलेट करते हैं, ओके। उसके बाद हम रदरफोर्ड मॉडल के ड्रॉबैक्स भी कर सके हैं कि मैक्सवेल की थ्योरी को नहीं एक्सप्लेन कर पाया। फिर हमने बोहर के वो भी देखे, और ये हमने वेव भी डिस्कस कर ली है ना, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। वेव नंबर क्या होता है, ये स्पेक्ट्रम्स क्या, प्लैंक की थ्योरी भी कर चुके हैं कि पार्टिकल्स में रिलीज़ होती है, ठीक है। ये ब्लैक बॉडी वगैरह है, आई विल जस्ट कम बैक टू इट, ठीक है। ये पहले बाकी सब व्यू कर ले। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, ये डुअल नेचर पर पढ़ोगे इवन दो तुम। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज़ लाइक कोई मेटल सर्फेस है, उसमें मैंने लाइट मारी तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया, इसे बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जैसे कि मैं डुअल नेचर कराने वाली हूँ तो मैं ये उधर ही एक्सप्लेन कर दूँगी। डुअल नेचर हमने पढ़ लिया, डी ब्रोगली ने बताया था कि लाइट पार्टिकल भी है, वेव भी है, सब है। हम इमिशन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे दे रखा है अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, इमिशन स्पेक्ट्रम में ब्लैक ब्लैक लाइन्स होती है और बीच में थोड़ा कलर्ड होते हैं। अब्जॉर्प्शन में क्या होता है, कलरफुल होता है, बीच में ब्लैक लाइन्स होती हैं, ठीक है। बोहर का कर चुके हैं हम, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वगैरह भी कर चुके। हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम वी हैव डन क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर भी कर चुके, डी ब्रोगली ने दिया। अब आते हैं हीजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसने क्या कहा था, तुम कभी भी किसी पार्टिकल की पोजीशन और उसका मोमेंटम एक टाइम पे नहीं फाइंड आउट कर सकते। मोमेंटम को हम एम वी भी लिखते हैं, मास कांस्टेंट होते तो मास इधर चल गया। तो इसने बोला था कि तुम कभी भी सर्टेनिटी से तो एक पोजीशन और वेलोसिटी दोनों नहीं पता कर सकते, क्योंकि ठीक है तुम नहीं पता कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर तुम ये पोजीशन सर्टेनली अच्छे से प्रिसाइजली कैलकुलेट कर लो तो वेलोसिटी उतनी प्रिसाइज नहीं होगी, वेलोसिटी प्रिसाइजली कर लो तो पोजीशन इतनी प्रिसाइजली नहीं होगी, ठीक है। एंड मतलब कि बेसिकली इट इज़ सच अ ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट, इट टेल्स यू अबाउट टाइम मशीन्स एंड ऑल। अब देखो तुम एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल को इंसान मान लो, इंसान है, तुम पोजीशन डिफाइन कर लोगे कि वो इतने टाइम में इधर होगा, बट उसकी वेलोसिटी, उसकी स्पीड, वो क्या कर रहा होगा, ये सब तो नहीं डिफाइन कर सकते ना। तो ये बताता है कि पॉसिबल ही नहीं है कि वो एक टाइम मशीन बनाना, क्योंकि तुम किसी भी पार्टिकल की पोजीशन और वेलोसिटी एक साथ मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। हमने फेलियर ऑफ बोहर मॉडल कर लिया, ठीक है। अब क्वांटम मैकेनिक्स का मॉडल आता है, श्रोडिंगर इक्वेशन आती है। वो बोलता है कि ये ना, ये जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है वो कहीं भी प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है, एटम के अंदर। अब वो कहीं भी प्रेजेंट हो सकता है, उसकी कोई डेफिनेट जगह नहीं है, बस तुम ये फाइंड आउट कर सकते हो कहाँ वो सबसे ज़्यादा होगा, कहाँ उसके होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, तो हम वो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये बोला था श्रोडिंगर ने। उसके बाद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, ये सब आ जाता है, ठीक है, ये हमने कर लिया है। अब हम आते हैं, देखो नोड्स क्या होते हैं ये सब, और शेप्स डिफरेंट। अब देखो डिफरेंट ऑर्बिटल के डिफरेंट शेप होते हैं। एस ऑर्बिटल गोल होता है, पी ऑर्बिटल एक्सिस पे होता है, डम्बल शेप होता है। देखो पी एक्स एक्सिस पे है, पी वाई एक्सिस पे है, और पी जेड एक्सिस पे है। डी ऑर्बिटल्स देखो 5 होती है, तो कैसे कैसे होती है, नॉन एक्सियल, जो एक्सिस पे नहीं लाई कर रही, ये देखो डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड। यहाँ पे देखो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, क्योंकि दोनों ही एक्सिस पे आ रही हैं, और ये तुम्हारा डोनट शेप बोलते हैं, ये डी जेड स्क्वायर है, ठीक है। अब देखो नोड्स क्या होती है, जो तुम्हें ऐसे दिख रहा है ना बीच में ऐसे कंस्ट्रक्टेड पोर्शन, उसे नोड बोलेंगे। वहाँ पे जीरो है, वहाँ पे डेंसिटी फंक्शन जीरो है, मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी सबसे कम है, ठीक है। दीज आर कॉल्ड एंगुलर नोड्स एंड द नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स इज गिवन बाय एल, द नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स फॉर पी ऑर्बिट। ये फॉर्मूला दे रखे हैं, टोटल नंबर ऑफ नोड्स फाइंड करनी हो तो ये फॉर्मूला होता है, और एंगुलर नोड फाइंड करनी हो उनका ये होता है, ठीक है। अब मैंने ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट नहीं बताया होगा। ग्राउंड स्टेट मान लो तुम्हारा, ये देखो तुम्हारा कोई भी एटम है, ये उसकी फर्स्ट है ना, ये उसकी ग्राउंड स्टेट है, ये उसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड थे, थर्ड एक्साइटेड स्टेट, ऐसे होता है। यहाँ पे देखो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज दे रखे, ये तुम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में अच्छे से करोगे, बट मैं बता देती हूँ। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन है ना, अब मैं बताती हूँ क्या होता है। ये तुम्हारा न्यूक्लियस है, इसके आसपास इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और दूसरे इलेक्ट्रॉन इधर है, ठीक है, सेकंड उसके, ठीक है। अब देखो जो फर्स्ट है, फर्स्ट वाला और इसके बीच में अट्रैक्शन होगी, है ना, इसके और इसके बीच में भी अट्रैक्शन होगी, बट इन दो इलेक्ट्रॉन के बीच में तो रिपल्शन होगी, ठीक है। तो जितनी इनके बीच में अट्रैक्शन होगी ना, उसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं, दो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स के बीच में।
अब देखो अगर तो एस सब शेल है, वो तो काफ़ी पास पास है, छोटा सा वो सबसे पास है, तो एस सब शेल में सबसे ज़्यादा होती है, और तुम्हारा पी है वो दूर है तो उसमें सबसे कम होगी, और जो तुम्हारा डी है वो और भी दूर है, एफ है और भी दूर है। मान लो कोई लड़का किसी लड़की को छेड़ रहा है एंड उसके वो मॉल में है, ठीक है। अब उसके जो भाई हैं वो कनाडा में बैठे, तो वो कनाडा से तो नहीं आएंगे, मतलब उनकी पुअर शील्डिंग है, एफ़ की पुअर शील्डिंग है, एफ़ बहुत दूर है तो उसकी पुअर शील्डिंग है। अगर वो उसी शहर में हो तो शायद आ जाए, तो वो डी हो गया। अगर वो सेम ही मॉल में हुए तो वो ज़्यादा बेटर कर पाएंगे, अगर वो उसके बाजू में हुए तो और अच्छे से कर पाएंगे। तो दिस इज़ व्हाट इट मीन्स, ठीक है। ये एग्जांपल दिया मैंने, ठीक है। ये तुम्हारा वो होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, कितने अच्छे से शील्डिंग कर पा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। अब देखो फिल कैसे करते हैं। अब फिल कैसे करते हैं, हमें कैसे पता कौन से क्वांटम नंबर्स को फिल कैसे करते हैं। जो सबसे कम वैल्यू होगी ना n+l की, उसमें सबसे पहले फिल करते हैं, सबसे कम एनर्जी में सबसे पहले फिल करते हैं, ठीक है। ये अफबाउ प्रिंसिपल है कि सबसे कम एनर्जी को पहले फिल करेंगे, ज़्यादा वाली एनर्जी को बाद में। अब हम आए थे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। क्वांटम नंबर किसी भी दो उनका सेम नहीं होगा, कंप्लीटली सेम नहीं होगा उनका घर। अगर किसी का देखो n सेम है तो उनका l सेम नहीं होगा, अगर किसी का n और l सेम है तो उनका m नहीं सेम होगा, अगर उनके ये तीनों सेम है तो s नहीं सेम होगा। इनमें से कुछ ना कुछ अलग होता है। तो ओनली इलेक्ट्रॉन्स में एग्जिस्ट इन द सेम ऑर्बिटल एंड द इलेक्ट्रॉन मस्ट हैव ऑपोजिट स्पिन। अगर वो सेम ऑर्बिटल में भी ना तो एक क्लॉकवाइज घूम रहा होगा, एक एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होगा, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक शेल में जितने आ सकते हैं उसका ये फॉर्मूला दे रखा है, हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। इसका क्या मतलब है, हंस रूल क्या कहता है। अब ये देखो तुम्हें इलेक्ट्रॉन है, तुम्हें 5 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर भरना है, तो तुम ऐसे नहीं भरोगे 1 2 3 4 5, ऐसे नहीं भरोगे, तुम पढ़ोगे 1 2 3 4 5 ऐसे भरोगे, पहले ऐसे भरोगे फिर एंटी क्लॉकवाइज भरोगे, ठीक है। पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल डज नॉट टेक प्लेस अंटिल ईच ऑर्बिटल बिलोंगिंग हैज़ गॉन टू ईच इलेक्ट्रॉन ईच। मतलब इन सब में एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया ना तब दूसरा चलेगा, ऐसे नहीं होगा पहले एक में 2 भर दिए हैं, नहीं ऐसे नहीं होगा। अगर देखो किसी मम्मी के 3 बच्चे हैं तो पहले वो एक एक रोटी देगी ना, ऐसे थोड़ी होगा पहले बच्चे को 2 दे दी दूसरे को 2 दे दी, ऐसे नहीं होगा ना। पहले इसको 1 देगी, इसको 1 देगी, इसको 1 देगी, फिर इसको 1 देगी, इसको 1 देगी, फिर आटा बच जाएगा तो इसका रह जाएगा। अब देखो हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स जो वो होता है ना सब शेल्स, वो स्टेबल होते हैं। अब देखो पी सब शेल है, उसमें 3 होते हैं, तो ये हाफ फिल्ड है, ये स्टेबल होगा, ये फुल्ली फिल्ड है, ये भी स्टेबल होगा। बट जो तुम्हारे ऐसे ऐसे 1 2 हैं ये इतने स्टेबल नहीं होंगे, ये दोनों सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है। इसलिए हमने देखा था कॉपर और क्रोमियम अपनी कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे एग्जांपल भी दे रखे हैं कॉपर एंड क्रोमियम का, ठीक है। एक्सप्लेन करना था ब्लैक बॉडी वगैरह, तो ये मैं बता देती हूँ क्या होता है बेसिकली। देखो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है ना, तुम्हारा टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, तुम्हारा टेम्परेचर बढ़ेगा तो तुमने देखा होगा पहले जब तुम कोई भी चीज़ बर्न होती है कहीं भी, कोई मेटल है कुछ भी है, पहले वो रेड होगा, फिर वो धीरे धीरे ब्लूइश टर्न हो जाता है। क्यों ब्लू क्यों हो जाता है रेड से, दैट इज़ बिकॉज जैसे जैसे तुम्हारा टेम्परेचर बढ़ता है ना वैसे वैसे वेवलेंथ कम हो जाती है। हॉट ऑब्जेक्ट्स हैव लेस वेवलेंथ, ये याद रख लो, ठीक है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वेवलेंथ कम हो जाएगी किसी भी हॉट ऑब्जेक्ट की, और हॉट ऑब्जेक्ट जितने में है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस रिलीज़ करते हैं, ठीक है। एंड ये देखो यहाँ पे देर भी रखा है, ब्लू लाइट बन जाती है, ठीक है। और अब ब्लैक बॉडी क्या होती है, ब्लैक बॉडी है अगर तुमने कोई भी बॉडी ली ब्लैक कलर की, उसके अंदर होल कर दिया, मतलब ऐसे कोई बॉल टाइप ली, ठीक है, उसके अंदर होल करके इसके अंदर काजल लगा दिया, उसे कोल कहते हैं आई गेस, KHOL होते हैं उसके स्पेलिंग आई डोंट नो, ठीक है। वो लगा दिया बेसिकली, अंदर ब्लैक कर दिया। अब उसमें तुम लाइट डालोगे ना, आइडियल ब्लैक बॉडी कोई नहीं होती, मैं पहले बता दूँ। यहाँ पे लाइट डालोगे वो सारी लाइट अंदर ऑब्जॉर्ब कर लेगी, सारी लाइट देखो अब्जॉर्ब्स फ्रॉम इट्स सराउंडिंग इन एनी गिवन टाइम, बहुत ज़्यादा, एंड इट रेडिएट्स द सेम एनर्जी पर यूनिट एरिया एज इट्स अब्जॉर्ब्स फ्रॉम द सराउंडिंग। द अमाउंट ऑफ लाइट emitted and its spectral distribution depends only on its temperature.
अब ये सारी लाइट जितनी भी है ना ऑब्जॉर्ब कर लेगा। देखो कोई भी ऑब्जेक्ट है ना, तुम्हारा कोई भी ऑब्जेक्ट है, पत्ती है, उसने सारी ऑब्जॉर्ब कर ली बट ग्रीन बाहर फेंक दी, ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। तो एक आइडियल ब्लैक बॉडी सब ऑब्जॉर्ब भी इक्वल अमाउंट में करती है, इमिट भी इक्वल अमाउंट में करती है, उसे ब्लैक बॉडी बोलते हैं। मतलब वो जितनी लाइट इन्फ्रा ऑब्जॉर्ब करिए, यूवी ऑब्जॉर्ब करिए, तो वो देगी भी इन्फ्रा यूवी, मतलब जितना ऑब्जॉर्ब करिए उतना ही दे रही है। इट्स सो क्रेजी राइट। तो दैट इज़ व्हाट अ ब्लैक बॉडी इज, ठीक है। और इसकी फ्रॉम अ ब्लैक बॉडी एंड इट्स स्पेक्ट्रल डिपेंड्स ओनली ऑन इट्स टेम्परेचर, ठीक है। इंक्रीजेज विद रीचेज मैक्सिमम वैल्यू एट अ गिवन वेवलेंथ। देखो जितनी ज़्यादा वो होगी, देखो अगर टेम्परेचर ज़्यादा ना तो इंटेंसिटी भी ज़्यादा होगी, अगर टेम्परेचर कम है तो इंटेंसिटी भी कम होगी, ठीक है। यहाँ पे ग्राफ दे रखे है दिखाने के लिए। अब इसका बस ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट रह गया, उसके लिए हम डुअल नेचर पे चलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझने के लिए। दूसरे चैप्टर पे आ गया। अब देखना कैसे फटाफट तुम्हारा ये खत्म हो जाएगा। अब हम डुअल नेचर पे आ रहे हैं, अब हम ये फटाफट तुम्हारी मॉडर्न फिजिक्स खत्म हो जाएगी, ठीक है। अब एक फोटोन क्या होता है? फोटोन एक ऐसा पार्टिकल होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से इफेक्ट नहीं होता, रिपेल नहीं होता, अट्रैक्ट नहीं होता, मतलब इसमें कोई चार्ज नहीं है। फोटोन डजंट हैव एनी चार्ज। मोमेंटम ऑफ फोटोन क्या है? बट उसका मोमेंटम है, देखो उसका कोई मास नहीं है, उसका कोई चार्ज नहीं है, फिर भी मोमेंटम है। तो ये तुम्हारे जो फिजिक्स के क्लासिकल फिजिक्स का रूल्स होता है वो नहीं फॉलो करता, यहाँ तुम्हारी क्वांटम फिजिक्स शुरू हो जाती है। इसके अलग ही लॉज है, इसके अलग ही इसलिए तो कहते हैं कि अगर तुम्हें मॉडर्न फिजिक्स पढ़नी है तो ये किसी पे डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट चैप्टर्स हैं। क्यों? क्योंकि इसके अलग ही लॉज हैं, ये पुराने लॉज पे नहीं चलता। तो इसका मोमेंटम क्या होगा? P इक्वल्स टू एच बाई लैम्डा। एच पता है हमें, प्लैंक कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻⁻34 होती है, ठीक है। ये प्लैंक्स कांस्टेंट होता है। अब देखो मास होता है ना, मास, ये देखो मास जो होता है, मास एक डिफाइंड क्वांटिटी नहीं है, मतलब मास चेंज होता रहता है। अगर तुम स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल कर रहे हो ना तो मास चेंज हो जाएगा, मास सेम नहीं रहता, ठीक है। रेस्ट पे अगर हम क्लासिकल फिजिक्स की बात करें तो मास तो रेस्ट पे होता है, तो मास हम बोलते हैं कांस्टेंट है। बट अगर तुम लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर रहे हो तो मास कांस्टेंट नहीं है, और उसका रिलेटिव मास का फॉर्मूला ये होता है। इसलिए आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, क्योंकि हर चीज़ रिलेटिव है, लाइक मास इज़ रिलेटिव, बट क्या रिलेटिव नहीं है? चार्ज रिलेटिव नहीं है, चार्ज बढ़ता कम होता नहीं है, मास इज़ रिलेटिव हाउएवर, ठीक है। अब आइंस्टाइन की उससे आने से पहले हम ये कर लेते हैं। अब देखो तुम्हारे पास कोई भी सरफेस है, पहले आइंस्टाइन पे आ जाते हैं। आइंस्टाइन पे E इक्वल्स टू mc², ठीक है, और ये हमें फॉर्मूला पता है, ठीक है। ये रेस्ट मास के लिए होता है, E इक्वल्स टू mc² इज़ फॉर रेस्ट मास। ये जो तुम्हें दिख रहा है, ये देखो, अगर तुम्हें रेस्ट मास प्लस काइनेटिक एनर्जी के लिए निकालना तो ये तुम ये याद रख लो, ऐसे ट्राइंगल, ये याद करने का है फॉर्मूला। तो बेसिकली ये है, तुम्हें ये फॉर्मूला याद होता है तो कर लो, नहीं हो रहा है याद तो ये जो है इसको तुम पाइथागोरस लगा दो इस ट्राइंगल पे, तुम्हारा ये फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। अब ये फोटोन का मास 0 होता है। अब फोटोन की एनर्जी क्या होती है? hc/λ, hc/λ होती है, ठीक है। बस उसके मोमेंटम को स्पीड ऑफ लाइट से मल्टीप्लाई कर दिया। hc कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू तुम याद करके ही चले जाओ। इसकी वैल्यू है 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मैंने क्या बताया था, क्या वो होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू हाउ मच जूल्स, ठीक है। ये कमेंट सेक्शन में फटाफट लिख दो, मैंने अभी कराया है ना एटम चैप्टर में। अब देखो तुम्हारा कोई भी सरफेस है, उस पर तुम्हारी लाइट गिर रही है। अब कितनी इंटेंसिटी से गिर रही है, कितने नंबर ऑफ फोटोन्स गिर रहे हैं एक यूनिट टाइम पे, ठीक है। उसको फाइंड आउट करने के लिए dN/dt हो गया तुम्हारा, ठीक है, एक इंस्टेंट पे। ये पावर इंटू लैम्डा अपॉन hc है, ठीक है। ये पावर ये p पावर दिखाते हैं यहाँ पे, ठीक है। पावर का फॉर्मूला तुम इंटेंसिटी इक्वल्स टू पावर अपॉन एरिया होता है ना, तो हमने यहाँ पे I इंटू ए ऊपर चला गया तो पावर का आ गया, तो हमने IA λ/hc लिख दिया है इधर, ठीक है, ठीक है। हमने ये कर लिया। अब अगर फोटोन्स इमिट हो रहे हैं एक सोर्स से तो फॉर्मूला सेम है, यही फॉर्मूला यहाँ पे सेम है अगर कोई फोटोन्स इमिट हो रहे हैं। अब देखो हम आए थे रेडिएशन प्रेशर पे। रेडिएशन प्रेशर क्या है? जब सरफेस 100% ऑब्जॉर्ब कर रही है, जब कोई सरफेस है वो 100% फोटोन्स को ऑब्जॉर्ब कर रही है तो उसका जो उसका प्रेशर होगा वो I/c होगा, इंटेंसिटी बाय स्पीड ऑफ लाइट। फोर्स होगी उसकी P/c, पावर बाय स्पीड ऑफ लाइट। ये जो तुमने यहाँ पे P देखा ये पावर था ना, है ना, तो ये पावर बाय स्पीड ऑफ लाइट है। अगर 100% रिफ्लेक्ट कर दिया ऐसे I और सीधा रिफ्लेक्ट होकर चलेगी तो 2I/c है उसका प्रेशर और 2P/c उसका फोर्स है,
ठीक है। अगर 100% ऑब्जॉर्बिंग है कुछ एंगल पे, थीटा एंगल पे ऑब्जॉर्ब कर रही है, तो आई कॉस स्क्वायर थीटा या पी कॉस स्क्वायर थीटा बाई सी, कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया बस। अगर 100% रिफ्लेक्टिंग है कुछ एंगल पे, तो यहाँ पे भी नॉर्मल फॉर्मूला डालेंगे, उसको कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब कुछ थोड़ी सी ऑब्जॉर्बिव है, थोड़ी सी रिफ्लेक्ट भी कर देती है, तो ये फॉर्मूला लगेगा 2 माइनस ए क्या है तुम्हारा ऑब्जॉर्प्शन का पावर। देखो ऑब्जॉर्प्शन प्लस रिफ्लेक्शन इक्वल्स टू 1 है ना, तो ऑब्जॉर्प्टिव पावर क्या होगी, ए इक्वल्स टू 1 माइनस आर। ठीक है, कितना रिफ्लेक्ट कर दिया, इतना समझ आ गया तुम्हें। अब देखो किसी भी तुम्हें मेटल सरफेस है उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, तो एक तो थर्मोइक एमिशन होती है हीट डाल के, एक होती है फील्ड एमिशन, फील्ड में डाल दिया उसे इलेक्ट्रिक वगैरह फील्ड में, और दूसरी होती है फोटो इलेक्ट्रॉनिक एमिशन। इस चैप्टर में हम फोटो इलेक्ट्रॉनिक एमिशन करेंगे, जिसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी कहते हैं। ये तुम्हारा मेटल है, मेटल पे गिरी लाइट। अब हर मेटल के पास ना एक चीज़ होती है जिसे बोलते हैं वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या होता है, वर्क फंक्शन होता है एक अमाउंट ऑफ एनर्जी जो तुम्हें उस पर डालनी पड़ेगी बिफोर इलेक्ट्रॉन कैन इजेक्ट। इलेक्ट्रॉन मतलब इतनी हीट डालोगे, इतनी लाइट डालोगे तो इलेक्ट्रॉन सरफेस पे आके बैठ जाएगा, इसको उसका वर्क फंक्शन बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है hc/λ या फिर h न्यू नॉट। न्यू नॉट क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और ये लैम्डा नॉट क्या है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। इतनी वेवलेंथ की लाइट डालनी पड़ेगी या इतनी फ्रीक्वेंसी की लाइट डालनी पड़ेगी, तब जाके वो बाहर निकलेगा, वरना वो बाहर नहीं निकलेगा। तो देखो अब फोटोन ने लाइट डाली मेटल पे, तो उसकी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डालेंगे तो कोई इमिशन नहीं होगी। अगर 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसका है तो उसमें 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डालेंगे तो कोई इमिशन नहीं होगी। इलेक्ट्रॉन सरफेस पे आके बैठ जाएगा, वो निकल गया है बट वो बाहर उड़ के नहीं जाएगा, उसमें काइनेटिक एनर्जी नहीं है। बट अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसका वर्क फंक्शन है, तुम 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रहे हो ना, तब जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बचता है एक्स्ट्रा, वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और वो बाहर निकल जाता है ऐसे। ठीक है, देखो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन से जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, देखो यहाँ हमें पता है ना थ्रेशोल्ड, ये देखो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो मतलब जो तुम लाइट डाल रहे हो, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट डाल रहे हो, तो क्या होगा, ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी से निकलेगा, है ना। और उसकी अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है कितनी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए लाइट की तभी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, अगर उससे कम है तो इमिशन नहीं होगी, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम आते हैं आगे। ये देखो ये तुम्हारी इंटेंसिटी का फॉर्मूला दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल वगैरह क्या होता है। ये स्टार्ट करने से पहले हम ये कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, एच न्यू क्या वर्क तुम्हारा कितने उसकी लाइट फ्रीक्वेंसी की लाइट डाल रहे हो, फोटोन। एच न्यू क्या होता था, एच न्यू एनर्जी ऑफ फोटोन होती थी, हमने किया है, तो हमने एनर्जी ऑफ फोटोन है माइनस वर्क फंक्शन, वो करेंगे तो तुम्हारा ये आ जाता है। इसका ग्राफ ऐसे सा होता है, इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, और ये थीटा एंगल पे ये हो रहा है। स्ट्रेट लाइन क्यों है, क्योंकि ये देखो ये तुम्हारा -c है, ये तुम्हारा x है, ये तुम्हारा m है, ये y इक्वल्स टू mx प्लस c की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, और काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं होती है। तो ये जो तुम्हारा ये है ना, यहाँ पे कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव ही नहीं होती है यहाँ पे कोई, इसलिए इसको डॉट डॉट से दिखाएगा। अब देखो तुम्हें कैसे पता किसकी ज़्यादा है किसकी कम है। देखो हैव यू एवर सीन अ स्लाइड, ये देखो ये तुम्हारी स्लाइड है, इससे तुम्हें नीचे उतरने में आसानी होगी, इसमें चढ़ने में कितनी मुश्किल होगी, इसमें चढ़ने में आसानी होगी, है ना। इसमें चढ़ने में मुश्किल है, मतलब ये स्टीपर है, मतलब इसका स्लोप ज़्यादा है, इसका स्लोप कम है। ठीक है, ऐसे तुम पता लगा सकते हो। उसके बाद स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, देखो तुम्हारे पास कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर है, हमने पढ़ा ना ऐसे ट्यूब्स होती हैं, यहाँ पे तुमने वो लगा दिया, यहाँ पे तुम्हारा मेटल है, ये देखो ये बेस्ट डायग्राम है, यहाँ पे तुम्हारा मेटल है, यहाँ पे लाइट आई। अब लाइट इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगी, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ, इलेक्ट्रॉन अब कहाँ जाएगा, एनोड की तरफ जाएगा ना, पॉजिटिव की तरफ जाएगा इलेक्ट्रॉन, है ना। तो वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा तो करंट होगा। ठीक है, बट अगर हम यहाँ पे रिवर्स बैटरी लगा दें, अगर हम ऐसी बैटरी लगा दें तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकला यहीं पे रहेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे नेगेटिव आ गया, तो इलेक्ट्रॉन आगे नहीं जाएगा, वो पीछे ही जाएगा, इधर ही रहेगा इलेक्ट्रॉन, है ना। यहाँ पे मतलब कोई करंट जनरेट नहीं होगा, इसे स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने से, घूमने से तुमने स्टॉप कर दिया, तो ये तुम्हारी स्टॉपिंग पोटेंशियल हो गई। स्टॉपिंग पोटेंशियल तब बनते हैं जब करंट नहीं होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज टू स्टॉप करंट। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी E(V0) के भी वो होती है, V0 से हम स्टॉपिंग पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस फॉर्मूले में भी हमने E(V0) बना दिया, इसका ग्राफ भी सेम आएगा, सेम
स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ आएगा, ठीक है। अब देखो सैचुरेशन करंट क्या होता है। अब देखो तुम्हारे पास ये स्ट्रक्चर है, अगर तुम यहाँ पे रिवर्स वो मत लगाओ, ठीक है, तुम नॉर्मल बैटरी लगा दो, ठीक है, नॉर्मल, ये रिवर्स है इसलिए नेगेटिव में स्टॉपिंग पोटेंशियल है ना। अगर तुम नॉर्मल बैटरी ही लगाओ तो एक पॉइंट तक तो इलेक्ट्रॉन निकलते जाएंगे, करंट बढ़ता जाएगा, बट इलेक्ट्रॉन भी तो लिमिटेड है, तो एक पॉइंट पे आके ये रुक जाएगा, सैचुरेशन पे पहुंच जाएगा करंट की सैचुरेशन इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है। आई फॉर करंट, आई फॉर इंटेंसिटी, ऐसे याद रख सकते हो। लाइट मतलब जितने ज़्यादा फोटोन आएंगे उतना ज़्यादा धक्का पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को और वो उतना बाहर आएगा, है ना। और अब हम आ जाते हैं इस पे, वी नॉट किस पे डिपेंड करता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, ठीक है। हमने यहाँ पे यही फॉर्मूले से देख लो कि ये किधर है, देखो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो ऑटोमेटिकली स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ जाएगी। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड ऑन काइनेटिक एनर्जी। इंटेंसिटी बढ़ेगी तो फोटोन फ्लक्स मतलब फोटोन और जल्दी से आएंगे, तो और जल्दी से इलेक्ट्रॉन भी तो एमिट होंगे, इसलिए इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू सैचुरेशन करंट पे इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। और ये देखो यहाँ पे अगर फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी डिफरेंट होंगी, ठीक है। डिफरेंट फ्रीक्वेंसी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफरेंट, अगर सेम इंटेंसिटी है तो सैचुरेशन करंट सेम, अगर डिफरेंट इंटेंसिटी है तो सैचुरेशन करंट डिफरेंट होगा, बट स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये देखो फोटो सेल्स, ये पढ़ने से पहले डी ब्रोगली का पढ़ लेते हैं। डी ब्रोगली जो बहुत बोलता है कि मैटर भी है, वेव भी है, सब है, ठीक है। उसके लिए हम ये फॉर्मूला होता है वेवलेंथ का h/p। अब p उसने बोला है कि मैटर भी है, वेव भी है, तो p को mb पुट कर दिया, ये दोनों इक्वल हो गए मतलब उसके हाइपोथेसिस से। अब हम काइनेटिक एनर्जी का हमें फॉर्मूला करता है p और काइनेटिक एनर्जी में हमें रिलेशन पता है, तो हमने वही रिलेशन निकाल के इधर ये कर दिया, और इससे ये प्रूव हो जाता है कि तुम्हारे वेवलेंथ इज। ब्रोगली ने अब ये सब उसका मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का निकाल दिया, है ना। तो ये इसका जो तुम्हारी वेवलेंथ है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसके ईवी क्या है, ये पोटेंशियल है। ये देखो काइनेटिक एनर्जी को ईवी से रिप्लेस करते हैं ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, तो वी क्या है, वोल्ट है तुम्हारे, ठीक है। तो पोटेंशियल थ्रू इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड, कौन सी पोटेंशियल, ये पोटेंशियल की बात हो रही है, ठीक है। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट तुम्हारा क्या है 12.3। अब ये देखो डिविएशन जर्मन एक्सपेरिमेंट क्या था, बेसिकली इन्होंने डी ब्रोगली का जो हाइपोथेसिस था उसे प्रूव कर दिया था, ठीक है। द क्रिस्टल एक्ट्स लाइक डिफ्रैक्शंस, ये बेसिकली इन्होंने इसको प्रूव कर दिया था डी ब्रोगली के उसको, ठीक है। अब फोटो सेल्स भी एक बार देख लेते हैं, ये लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ये कहाँ यूज़ होता है, सोलर पैनल्स में। तुम्हारी लाइट एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, लाइट लेते हैं और उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देते हैं, है ना। तो बेसिकली ये होता है। इसमें देखो फोटो इमिसिव सेल्स होते हैं जिनमें गैस होती है या वैक्यूम होता है, जो मतलब सेंसिटिव होता है, लाइट को सेंस कर लेता है वो। इसकी एप्लीकेशंस का है फायर अलार्म, ठीक है, फायर अलार्म में यूज़ होता है, ऑटोमेटिव डोर्स में यूज़ होता है, हर ऐसी जगह पे ही यूज़ होता है, ठीक है। ऑटोमेटिव डोर्स में कैसे, अगर तुमने कभी वो देखा है हैंड ड्रायर, जो ऐसे हाथ नीचे रखो ड्राई कर देता है तुम्हारे हैंड, उसमें क्या होता है, तुम ऐसे हाथ रखते हो उसके नीचे लाइट ब्लॉक हो जाती है, तो वो लाइट के सेंसिटिव होता है, तो उसको पता चल जाता है कि हाँ अब वो काम करना है, तो ऐसे होता है। अब ये तुम्हारा डुअल नेचर भी खत्म हो गया, यहाँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी खत्म हो गया, मतलब कि जो तुम्हारा एटॉमिक स्ट्रक्चर था वो खत्म हो गया। अब देखो ये जो तुम्हारी एनसीईआरटी एटॉमिक स्ट्रक्चर की, यहाँ पे जितने टॉपिक्स थे, कोई भी ऐसा टॉपिक हो जो मैंने छोड़ा हो बताओ, है ना। सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए एटॉमिक स्ट्रक्चर के जितने भी थे तुम्हारे। ये देखो मैं दिखा देती हूँ, कैथोड रे एनोड रे हमने कर लिया है। ये बेसिकली देखो फ्लोरेसेंट शीट लगा दी है पीछे, मैंने बताया ना, वही है, ठीक है। ये मिल्किंस ड्रॉप भी कर लिया है, ये थॉमसन मॉडल भी कर लिया हमने, ये रदरफोर्ड मॉडल भी कर लिया, ये आइसोटोप आइसोबार सब कुछ ये भी कर लिया, रेस कैसे होती है, ठीक है, बोहर का मॉडल कैसे बना, रदरफोर्ड के मॉडल में क्या डेफिशिएंसी थी, ये सब कर लिया हमने। तो तुम पूरी एनसीईआरटी में दिखा देती, ब्लैक बॉडी, ये टेम्परेचर वाली बात, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी कर चुके हैं हम, ठीक है। डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिव, ये भी हमने कर लिया कि डुअल नेचर होता है, लाइन स्पेक्ट्रा, अब इमिशन अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, बॉल्मर सीरीज, लेमन सीरीज, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है, बोहर का हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब देखो अगर मैं एनसीईआरटी
पढ़ के समझाती ना तुम्हें समझ ही नहीं आना था। मैं वीडियो बना देती कि हाँ एनसीईआरटी रीडिंग ये वो, और मैं पढ़ भी देती, बट तुम्हें समझ आना था नहीं। अब मैंने देखो हर एक टॉपिक, ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो एनसीईआरटी का मैंने ना कवर किया हो। अब तुम्हें सारे टॉपिक्स कवर हो चुके हैं। अब तुम रीड भी कर सकते हो एनसीईआरटी जाके, अब या किसी और यूट्यूबर की एनसीईआरटी रीडिंग वीडियो भी देख सकते हो। अब मैं ऐसे ऐसे थोड़ी पढ़ के बताऊँगी। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल टू कैलकुलेट द वेलोसिटीज़, ऐसे पढ़ के थोड़ी बताऊँगी। तुम छोटे बच्चों, मैंने हर एक टॉपिक एनसीईआरटी का, हर एक टॉपिक यू नेम इट सब कवर करा रही है इस वीडियो में। और ये वीडियो इतनी लंबी भी नहीं है, द फैक्ट इज़, वरना कई लोग सोचा लंबी वीडियो कंटेंट कम होगा, ये वो हम छोड़ के चले जाते हैं, बट इसमें सब है। अब डुअल नेचर भी हो गया, अब हम न्यूक्लियाई पे चलते हैं। जब मैंने बताया ना सब है, श्रोडिंगर भी हो गया, ये तुम्हारे जो सारे वो थे वो भी हो गए, ठीक है। अब ये देखो तुम्हारे ये भी हो गए, ठीक है, सब हो गया है, सब। अब देख लो, वैसे तो जो तुम्हारी ये है, जो तुम्हारा ये न्यूक्लियर जो मॉडर्न फिजिक्स है, और ये एटम्स है उसमें डुअल नेचर और न्यूक्लियर चैप्टर, ये तीनों ही मॉडर्न फिजिक्स में कंसिडर होते हैं। बट बच्चे मॉडर्न फिजिक्स सुनते हैं ना तो वो सेमीकंडक्टर ऑटोमेटिकली अज्यूम कर लेते हैं कि सेमीकंडक्टर भी होगा। मैं सेमीकंडक्टर कराऊँ कि ना कराऊँ, चलो करा देती हूँ इसी वीडियो में, बिकॉज यू गाइज विल बी एक्सपेक्टिंग दैट अब तुम अलग से सेमीकंडक्टर देखोगे, इट विल बी सो टायरिंग। तो हम इसी में कवर करा देंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। इसमें देखो मैंने एक्स्ट्रा ही कवर कराया, मैंने कुछ कम तो बिल्कुल नहीं कवर कराया, जितना तुम्हारे उसमें है ना उससे एक्स्ट्रा ही होगा तुम अगर इसमें देखो, ठीक है। अब हम इधर आते हैं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, मतलब ये देखो ये हमने अल्फ़ा पार्टिकल है हमारा, ठीक है, अल्फ़ा पार्टिकल है, हम इसको कितना पास भेजें तुम्हारे न्यूक्लियस के, ठीक है, कितना पास ही जा सकता है, इसको कोई एक्सेलरेशन देनी होगी ना ताकि उसके पास जाए। अब उसके पास यहाँ तक जाएगा, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, फिर वो वापस आ जाएगा, क्योंकि ये देखो इन दोनों के बीच में रिपल्शन होगी, ठीक है, ये बहुत पास नहीं आ सकते, इनके बीच में एक हमेशा डिस्टेंस रहेगा, उससे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कहेंगे, कितना क्लोज आ सकता है ये न्यूक्लियस के। अब देखो इनिशियली हमने काइनेटिक एनर्जी दी और इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो, यहाँ आके पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी और काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी, तो ये आ जाएगा तुम्हारा फॉर्मूला। और यहाँ पे हमने पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला डाल दिया, काइनेटिक एनर्जी का डाल दिया, है ना, तो इसमें काटा पीटी वगैरह होगी और तुम्हारा फॉर्मूला आ जाएगा। ओके, अब आगे प्रॉपर्टी होती है न्यूक्लियस की, मास ऑफ न्यूट्रॉन इतना होता है, प्रोटॉन का मास इतना होता है, इलेक्ट्रॉन का इतना होता है, ये हमने पहले ही कर लिया है, ठीक है। अब देखो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, अब देखो ये देखो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स क्या करते हैं, ये न्यूक्लियॉन्स बनाते हैं जो न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बाहर घूमता रहता है। उन ओबे पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, नो ये हमने कर लिया है, देखा। अब केमिस्ट्री का एटॉमिक स्ट्रक्चर करने का कितना फ़ायदा हुआ। ओबे पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, कोई प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के सारे क्वांटम नंबर, सारे के सारे क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं होंगे, ठीक है। अब देखो इनका होता है स्पिन एंगुलर, वो भी होता है इन पे, स्पिन एंगुलर वो भी होता है, ये देखो प्लस हाफ माइनस हाफ भी होता है इनके पास, ठीक है। ऑर्डर ऑफ पेनिट्रेशन, न्यूट्रॉन रेडिएशन, गामा रेडिएशन, बीटा रेडिएशन, सबसे कम पेनिट्रेशन अल्फा रेडिएशन की होती है। पेनिट्रेशन मतलब कितना अंदर जा सकता है, वो पेनिट्रेट कर सकता है, ठीक है। मतलब गामा रेडिएशन आर सो हार्मफुल, वो तुम्हारी स्किन में भी पेनिट्रेट कर जाती है, तभी बोलते हैं ना रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के पास नहीं जाना चाहिए, स्किन कैंसर हो जाता है ये वो, क्योंकि वो पेनिट्रेट करके ना तुम्हारा डीएनए म्यूटेट कर देती है और फिर तुम्हें जेनेटिक डिसऑर्डर जैसे कैंसर वगैरह होने लग जाता है, ठीक है। अब हम इधर आ जाते हैं, से ऐसी बोली जा रही थी और मैंने देखा मैं वीडियो ही नहीं रिकॉर्ड हो रही है, गॉड। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, हर न्यूक्लियस की डेंसिटी सेम होती है, क्यों, क्योंकि जैसे डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, जैसे जैसे न्यूक्लियस का मास बढ़ता है ना उसकी वॉल्यूम भी बढ़ जाती है, तो फिर हर न्यूक्लियस की डेंसिटी सेम होती है, ठीक है। तो इसके डेंसिटी का ये आ जाएगा, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया कह रही हूँ, एरिया, सॉरी, ए यहाँ पे मास नंबर रिप्रेजेंट करता है, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर 1/3 की पावर, ठीक है। अब देखो R इक्वल्स टू आर नॉट, ए टू द पावर 1/3, आर नॉट की वैल्यू क्या होती है, आर नॉट इक्वल्स टू 1.1 फर्मी। अब देखो न्यूक्लियस में जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन है वो साथ में क्यों बैठे रहते हैं, उनमें तो कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं, कोई कुछ नहीं है, तो इनमें होती है स्ट्रॉन्ग
न्यूक्लियर फोर्स दुनिया में जितनी भी फोर्सेस हमें पता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक वगैरह वगैरह, सब में से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सी है? न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। और ये डिस्टेंस 1 फर्मी से भी छोटे डिस्टेंस पे एक्ट करती है। इलेक्ट्रॉन जैसे एक्सपीरियंस नहीं करते। ये फोर्स होती है प्रोटॉन के बीच में, या प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में, या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में, ठीक है। अब देखो, अब वीक फोर्स भी आ जाती है। ये तब होती है जब बीटा डीके होता है, ठीक है। इसकी रेंज 10⁻⁻9 दे रखी है। इसमें प्रोटॉन एंड बीटा पार्टिकल्स आर पुश्ड अवे ड्यू टू दिस फोर्स। प्रोटॉन और बीटा पार्टिकल पुश्ड अवे हो सकते हैं इस फोर्स की वजह से, दूर चल जाते हैं। अब हम आ जाते हैं आगे। देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करती है हर पार्टिकल पे। ये एक एग्जांपल है वीक न्यूक्लियर फोर्स का। ग्रेविटेशनल क्या है? वीक न्यूक्लियर फोर्स। सॉरी ग्रेविटेशनल और वीक न्यूक्लियर फोर्सेस अलग अलग हैं, बट ये सारे पार्टिकल्स पे एक्ट करती है। तो कटिल क्या मतलब, ये सारे दुनिया के जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सब पे एक्ट करती है, ठीक है। अब देखो, अब हम आगे आ जाते हैं। अब देखो मास डिफेक्ट क्या होता है। अगर तुम एक प्रोटॉन लो, एक न्यूट्रॉन लो, एक इलेक्ट्रॉन लो ना, तो उन सब का अलग अलग जितना मास है ना वो ज़्यादा होता है। अगर तुम एक प्रोटॉन का मास, एक न्यूट्रॉन का, एक इलेक्ट्रॉन का, इन सबको ऐड कर दो, उनका ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू द एक्चुअल मास जब उन्हें ऐड करते हैं। एक एक्सपेरिमेंट है जो उनका एक्चुअल मास रहेगा। एक होता है तुम्हारा थ्योरी में कि मतलब एक न्यूट्रॉन है किसी, मान लो तुम्हारा कोई भी तुमने एटम लिया, उसमें एक न्यूट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो तुम इन सबको ऐड करोगे तो ऐड करके उनका मास आना चाहिए, बट ये ट्रू नहीं होता। उनका एक्चुअल मास काफ़ी कम होता है। तो जब हम थियोरेटिकल मास जो हमें ऐड करके आया माइनस जो उनका एक्चुअल मास है उसे माइनस कर देते हैं ना, तो हमें मास डिफेक्ट मिलता है, ठीक है। हाइड्रोजन एटम के लिए मास डिफेक्ट 0 है तुम्हारा, ठीक है। मास डिफेक्ट मिलता है। मास डिफेक्ट कैलकुलेट कैसे करते हैं? जेड क्या होता था तुम्हारा? जेड क्या होता था याद करो। जेड वॉज योर दैट जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स थे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनटू मास ऑफ 1 प्रोटॉन प्लस ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं? ए मास नंबर ए होता है माइनस जेड एटॉमिक नंबर है, ए माइनस जेड इंटू एम एन मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन है, माइनस एक्चुअल मास कर दोगे तो तुम्हारा आ जाएगा। डेल्टा एम इज ऑल्सो इक्वल्स टू बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाई c²। बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है? बाइंडिंग एनर्जी वो एनर्जी है, मतलब बाइंडिंग एनर्जी इक्वल्स टू डेल्टा mc²। ये तुम्हारी जो तुम्हारे स्टेबिलिटी है ना, तुम्हारे इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी इज़ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। न्यूक्लियन क्या होता है? तुम्हारे मास नंबर न्यूक्लियन के बराबर होता है, तो इसको डिवाइड कर दे, ये होती है तुम्हारी बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी बताती है कि कोई कितना स्टेबल है। अब देखो, सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है तुम्हारे पीरियोडिक टेबल में आयरन सबसे ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। अब देखो अब आयरन सबसे ज़्यादा स्टेबल है। उससे पहले वाले होंगे ना, वो आयरन की तरह बनने में, स्टेबिलिटी अटेन करने में फ्यूजन करेंगे मतलब जुड़ेंगे। और जो यूरेनियम वगैरह आगे के हैं वो फिजन करेंगे, वो टूटेंगे ताकि वो आयरन की तरह स्टेबिलिटी अटेन कर सके वो बेसिकली, ठीक है। वाई 1 AMU इज़ लेस देन मास ऑफ अ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन? बिकॉज ऑफ मास डिफेक्ट, ठीक है। एक AMU एक मास यूनिट, ठीक है ना, वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास से कम क्यों है? क्योंकि मास डिफेक्ट है। एक AMU क्या होता था हमने पढ़ा है। एक AMU हमने डिफाइन किया था ना कि यूनिट होता है। हमने कौन से एटम को कंसिडर करके यूनिट बताया था, मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, ठीक है। तो ये होता है कि तुमने वो एटम यूज़ करके तो वो क्यों नहीं आ रहा? एक AMU प्रोटॉन न्यूट्रॉन से भी लेस क्यों है? क्योंकि मास डिफेक्ट आ गया है ना। अब देखो, ये मास एनर्जी इक्विवेलेंस ये आइंस्टाइन ने दी थी, एनर्जी इक्वल्स टू mc², ये आइंस्टाइन ने दी थी, ठीक है। अब ये देखो, एक AMU का इतना होता है, बट ये जो तुम्हारा प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, उन सब के मास से कम क्यों है? क्योंकि मास डिफेक्ट है ना। अब हम क्यू वैल्यू पे आ जाते हैं। क्यू वैल्यू इज़ बेसिकली, अगर तुम ये देखो, ये तुम्हारा ए है, उसको तोड़ा तो बी और सी बने तुम्हारे कंपाउंड्स, ठीक है, बट एनर्जी भी निकलेगी, ठीक है। उस एनर्जी को तुम क्या बोलोगे? क्यू वैल्यू, ठीक है। अगर एनर्जी रिलीज हो रही है तो वो पॉजिटिव होगी तुम्हारी क्यू वैल्यू। अगर एनर्जी दे रहे हो और ए बन रहा है तुम्हारा तो नेगेटिव होगी एनर्जी ऑब्जॉर्ब्ड, ठीक है। ये देखो, इसका फॉर्मूला होता है क्यू वैल्यू इक्वल्स टू MR रिएक्टेंट का मास माइनस प्रोडक्ट का मास इंटू c², ठीक है। क्यू वैल्यू को ये भी फॉर्मूला होता है इसका
बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, या मास ले रहे हो तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होगा, बाइंडिंग एनर्जी ले रहे हो तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होगा, ये याद रखना है, ठीक है। अब देखो ये हमने पढ़ लिया। अब न्यूक्लियर फ्यूजन फिजन पे आ जाते हैं कि मैंने बताया ना यूरेनियम होगा तो फ्यूजन करेगा, वो होगा हाइड्रोजन हीलियम वगैरह होंगे तो वो फ्यूजन करके उसकी तरह बनेंगे। न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन पे आ जाता है। फिजन क्या होता है, हैवी न्यूक्लियस के जो होते हैं वो डिवाइड करते हैं छोटे छोटे उसमें, ठीक है। ये तो हम कहाँ देखते हैं, न्यूक्लियर फिजन है, न्यूक्लियर फिजन है, ये होता है न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह में, ठीक है। टोटल बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीजेज एंड हैंस रेस्ट मास एनर्जी डिक्रीजेज, मतलब इसकी बाइंडिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इट्स बाइंडिंग एनर्जी इज़ अलॉट, जिसकी वजह से इसकी रेस्ट मास एनर्जी कम हो जाती है। बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज होकर रेस्ट मास एनर्जी कम हो जाती है। मतलब यहाँ देखो यहाँ पे क्या होता है, ये एक ऐसी रिएक्शन है जो स्टॉप ही नहीं होती है, मतलब एक बार स्टार्ट होगी स्टॉप ही नहीं होगी। ये यूरेनियम है, इसमें न्यूट्रॉन ऐड करना पड़ता है तुम्हें रिएक्शन कराने के लिए। यहाँ पे देखो ये सारे प्रोडक्ट्स बने, अब यहाँ पे 3 न्यूट्रॉन और बढ़ गए, मतलब एक यूरेनियम से एक न्यूक्लियर रिएक्शन स्टार्ट करोगे ना तो उससे 3 और रिएक्शन स्टार्ट हो रही है। दिस इज सो डिस्ट्रक्टिव, इसलिए हम इसमें वो डालते हैं कंट्रोल एजेंट्स, जैसे कैडमियम, हैफनियम या बोरॉन, इनमें से कुछ डालते हैं ताकि ये रुक जाए, ठीक है। अब देखो न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है कि 2 छोटे छोटे न्यूक्लियर फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। ये हाई टेम्परेचर पे होता है, स्टेलर बॉडीज़ में ही होता है, इसलिए ये हाई टेम्परेचर पे होता है, ठीक है। और न्यूक्लियर फ्यूजन की एक और बात बतानी थी मुझे, हाँ, इससे हाइड्रोजन बॉम्ब बनता है तुम्हारा न्यूक्लियर फ्यूजन से। हाइड्रोजन बॉम्ब भी काफ़ी डेंजरस होता है, ठीक है। अब ये तुम्हें न्यूक्लियर रिएक्टर है जिसमें न्यूक्लियर रिएक्शन होती है। पहले तो इसमें ये होगा कंट्रोल लोड, ताकि कंट्रोल में रहे रिएक्शन। कूलेंट होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। ऑर्डिनरी वाटर को क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि इसकी स्पेसिफिक हीट होती है, वो कूल कर देता है, ठीक है। प्रिवेंट्स मेल्टिंग ऑफ यूरेनियम, इतना टेम्परेचर बढ़ जाता है कि यूरेनियम भी मेल्ट हो जाए, इसलिए उसको मेल्टिंग होने से प्रिवेंट करने के लिए कूलेंट डाला जाता है, ठीक है। मॉडरेटर, लो जेड मटीरियल जिसका एटॉमिक नंबर कम हो वो मीडियम जाना जाता है, ताकि न्यूट्रॉन जो है ना, न्यूट्रॉन बहुत तेज़ भागता है, अगर तेज़ भाग रहे हो उससे रिएक्शन कैसे कराओगे, उसको स्लो डाउन करने के लिए मॉडरेटर डालते हैं, ठीक है। उसके बाद कंटेनमेंट, हैवी स्ट्रक्चर में होता है ये सारा कुछ। क्रिटिकली इसमें के एक वो होता है जो उसके लिए यूज़ होता है कि मतलब वो डिफाइन करने के कितना क्रिटिकल है। न्यूट्रॉन प्रोड्यूस्ड एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन प्रीवियस जनरेशन, इससे डिफाइन कर सकते हो कि भाई बहुत तेज़ रिएक्शन हो रही है, बहुत कम हो रही है, क्या हो रहा है, ये के उसके लिए। देखो अब ये हो गया तुम्हारा। अब यहाँ पे एक और चीज़ मेरे को बतानी है कि जो तुम्हारे ये फोर्स होती है ना, न्यूक्लियर फोर्स, ये कैसे होती है कि पाई मीजोन्स। अब ये तुम्हें समझ नहीं आएगा अच्छे से, बट मैं तुम्हें एक रफ आइडिया दे देती हूँ। जो प्रोटॉन है या प्रोटॉन न्यूट्रॉन है वो एक दूसरे को पाई मीजोन, एक बॉल टाइप है, बॉल एक दूसरे को कैच कराता है, पाई मीजोन, ठीक है, ऐसे टाइप है। अब देखो न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी का ये भी स्ट्रक्चर रहता है तुम्हारा। देखो ये रहता है, ठीक है तुम्हारा। अभी हम और कुछ ये देखो बाइंडिंग एनर्जी भी बताना था मैंने क्या होता है। क्यू वैल्यू तुम्हें पता है कि टूटा। अब बाइंडिंग एनर्जी है कि बवाल हो गया, मतलब फट गया। फटना होता है बाइंडिंग एनर्जी और टूटना होता है ब्रेक डाउन होता है क्यू वैल्यू से एक, हाँ, ब्रेक डाउन हुआ है, आराम से हुआ। बाइंडिंग एनर्जी से फट ही गया, पूरी जगह वो हो गया, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी उसको होल्ड करके रखता है, जैसे क्यू वैल्यू है ना, उसको ब्रेक करने के लिए तुम्हें कितनी एनर्जी लगेगी, ये वो, दैट इज़ बेसिकली दैट। एंड और क्या बताना था मैंने, ये बाइंडिंग एनर्जी हो गया, न्यूक्लियर फिजन वगैरह। और हमने ये भी करना है डीके। अब मैं सोच रही हूँ मैं डीके कराऊँ कि ना कराऊँ, बट आई फील लाइक आई शुड गिव यू अ रफ आइडिया, ठीक है। तो हम थोड़ा ही कर लेते हैं। रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं तुम्हें पता है, ठीक है। अब ये सारा करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो ज़रूरत की ही नहीं है तुम्हारी। अब देखो अल्फ़ा डीके होता है तुम्हारा, बीटा डीके होता है और तुम्हारा गामा डीके होता है। अब देखो तुम्हारा सबसे पहले अल्फ़ा डीके में क्या होता है, देखो एक पार्टिकल है तुम्हारा, मान लो ये, उसके जो न्यूक्लियॉन्स होंगे ना, 4 न्यूक्लियॉन्स कम हो जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन्स या 2 प्रोटॉन्स और 2 इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे होता है अल्फ़ा डीके में, ठीक है। और इसमें जनरली तुम्हारा हीलियम बनता है।
अल्फ़ा डिके में क्या बनता है, हीलियम, हीलियम 4 2 ऐसे होता है ना, तो जो तुम्हारा ओरिजिनल एलिमेंट है उसमें से 4 और 2 निकल जाएंगे ताकि हीलियम बन सके, और क्यू तो निकलेगा ही निकलेगा, है ना। तो ये तुम्हारा अल्फ़ा डिके होता है। बीटा डिके 2 टाइप के होते हैं, बीटा नेगेटिव, बीटा पॉजिटिव। नेगेटिव में क्या होता है, न्यूट्रॉन बनेगा, प्रोटॉन बनेगा, इलेक्ट्रॉन बनेगा और तुम्हारा एंटी न्यूट्रॉनियन बनेगा। और तुम्हारे बीटा पॉजिटिव में प्रोटॉन, यहाँ से देखो न्यूट्रॉन से प्रोटॉन बन रहा था, ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पहले लिया, तो पॉजिटिव से न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन बन रहा है, और ये तो बन नहीं रहा है, ठीक है। और ये होता है तुम्हारा वो। और गामा डिके में क्या होता है, गामा डिके में सब कुछ सेम ही रहता है, ठीक है, कोई ऐसे चेंज नहीं आता उसमें कि तुम्हारे मास नंबर या उसमें एटॉमिक नंबर में कोई चेंज है। गामा डिके में ऐसे नहीं होता। ये देखो यहाँ पे एनर्जी रिलीज हुई, न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट में होगा, ये गामा डिके होगा। उसके बाद अल्फ़ा और बीटा डिके हमेशा होता है, फॉलोड बाय अल्फ़ा और दैट डिके। देखो पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन का ऑपोजिट होता है एंटी पार्टिकल्स। पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का ऑपोजिट है, न्यूट्रियॉन का ऑपोजिट क्या है तुम्हारा, एंटी न्यूट्रॉन, ठीक है। अब देखो न्यूट्रॉन अगर टूटा है तो एंटी न्यूट्रॉन बनेगा, और ठीक है, अगर ये तुम्हारा प्रोटॉन टूटा है तो तुम्हारा पॉजिट्रॉन बनेगा। पॉजिट्रॉन क्यों बनेगा, दिस इज लाइक पॉजिट्रॉन क्यों बनेगा, ये तुम्हें डाउट आएगा। पॉजिट्रॉन, अब देखो चार्ज भी तो मेंटेन करना, अगर प्रोटॉन से न्यूट्रॉन निकल गया तो न्यूट्रॉन को तो कोई चार्ज ही नहीं होता, और इलेक्ट्रॉन निकला। अब देखो इलेक्ट्रॉन निकला, अब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वो तो प्रोटॉन जैसा है ही नहीं, प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज है, तो ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी तो रहना चाहिए। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के लिए ये पॉजिट्रॉन निकलता है, इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता, पॉजिट्रॉन निकलता है, तो ना लगे, क्योंकि पॉजिट्रॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है एज इट्स नेम सजेस्ट। तो ये था पूरा तुम्हारा ये अल्फा डिके। दोबारा अल्फा डिके में हीलियम निकलता है तुम्हारा, इसलिए ऐसा है। बीटा डिके में अगर न्यूट्रॉन टूट रहा है तो क्या होगा, नेगेटिव, प्रोटॉन टूट रहा है तो पॉजिटिव। और गामा डिके में कुछ नहीं होता, बट गामा डिके के बाद अल्फा या बीटा डिके ऑटोमेटिकली आ जाता है। रेडियो एक्टिविटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी की, अगर स्टेबल है तो वो रेडियो एक्टिव नहीं होगा, अगर रेडियो एक्टिव है तो स्टेबल नहीं होगा। ये भी देख लो न्यूक्लियर की स्टेबिलिटी बताई है, अगर n/z, अगर न्यूक्लियर का n/z रेशियो जो तुम्हारा है वो 1 के इक्वल है तो लाइटली स्टेबल है, अगर 1 से बड़ा है तो हैवियर न्यूक्लियाइड्स है, और अगर 1.6 है, ठीक है, तो मतलब हैवीएस्ट स्टेबल न्यूक्लियोइड्स है, मतलब बहुत हैवी है, ठीक है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ये देखो, और ये Z तुम्हारा वो है, ठीक है। और इसी साथ तुम्हारा न्यूक्लियस चैप्टर भी ख़त्म होता है। अगर तुम्हें कोई न्यूक्लियस चैप्टर में डाउट्स है, क्वेश्चन है, कुछ भी है तो डू कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब तुम्हारा बस सेमीकंडक्टर्स रह गया है। सेमीकंडक्टर में लॉजिक गेट्स ये सब हैं, मैं लॉजिक गेट्स भी कवर कराऊंगी, क्योंकि लॉजिक गेट से तो हर साल क्वेश्चन आता ही आता है। तुम कोई भी पेपर उठा के देख लो, पहला क्वेश्चन तुम्हें यही दिखेगा लॉजिक गेट्स का, ठीक है। तो अब हम सेमीकंडक्टर भी करेंगे लास्ट चैप्टर पे, तुम्हारे सेमीकंडक्टर्स पे, और ये हम फटाफट ख़त्म कर देंगे, ठीक है। अब देखो सेमीकंडक्टर्स में होता क्या है, एक तुम्हारे होते हैं कंडक्टर्स, एक होते हैं तुम्हारे इंसुलेटर्स, और तुम्हारे एक होते हैं सेमीकंडक्टर्स। अब कंडक्टर्स क्या करते हैं, कंडक्टर्स में अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाते हो तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाती है और कंडक्टिविटी कम हो जाती है, ठीक है। और इंसुलेटर्स तो कंडक्ट ही नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टर्स गुड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, उनसे इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, जैसे सिल्वर, कॉपर वगैरह, ठीक है। और जो तुम्हारे इंसुलेटर है वो कंडक्ट ही नहीं करते हैं, जैसे रबड़ हो गया। सेमीकंडक्टर्स हाई टेम्परेचर पे कंडक्ट कर देते हैं। अब सेमीकंडक्टर्स नाम ही सजेस्ट कर रहा है आधे कंडक्टर्स सेमी। अब देखो एनर्जी बैंड्स होते हैं सॉलिड्स में। अब देखो ये होते हैं, ये कौन सा ग्रुप होगा, कार्बन वाला ग्रुप होता है ना, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम वाला ग्रुप, वहाँ के सारे एलिमेंट्स होते हैं जिनमें चार की वैलेंसी होती है ना, वो होते हैं तुम्हारे सेमीकंडक्टर्स। ये देखो ये तुम्हारा कार्बन वाला ग्रुप है, ये सारे तुम्हारे क्या है, सेमीकंडक्टर्स। इनको हम बोलेंगे टेट्रावेलेंट। ये जो आगे वाले हैं ट्राईवेलेंट है, ये टेट्रावेलेंट है, ये पेंटावेलेंट है। पेंटावेलेंट क्यों, क्योंकि इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में। ये इसको हम तुम्हारा टेट्रा क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है लास्ट शेल में। और इसको ट्राई क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इतना समझ आ गया। अब हम कंटिन्यू करते हैं। ये देखो पहले तो तुम्हारे एनर्जी बैंड होते हैं, पहला तुम्हारा वैलेंस बैंड होता है और तुम्हारा एक कंडक्शन बैंड होता है, ठीक है। वैलेंस बैंड में जो इन दोनों के बीच के जो गैप होता है ना, उसे एनर्जी गैप बोलते हैं।
ठीक है, इसे एनर्जी गैप बोलते हैं। अब जो तुम्हारे कंडक्टर्स हैं, तुम्हारे सेमीकंडक्टर्स हैं और इंसुलेटर, इनमें क्या होता है मैं बताती हूँ। देखो, अगर तुम्हारा कोई कंडक्टर है ना, उसका वैलेंस बैंड और जो कंडक्शन बैंड है वो ऐसे है, ठीक है। ये तुम्हारा कंडक्शन बैंड है, ये तुम्हारा वैलेंस बैंड है, मतलब उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और तुम्हारा अगर कोई इंसुलेटर है तो उसका वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड बहुत, उसमें जो एनर्जी गैप है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा है, ठीक है। और यहाँ पे जो तुम्हारे सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनमें क्या होता है कि तुम्हारा ये जो एनर्जी गैप है दिस इज़ लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, ठीक है। ये तुम्हारे सेमीकंडक्टर्स हैं, ये तुम्हारे इंसुलेटर हैं और ये तुम्हारा कंडक्टर है, ऐसे दिखते हैं, ठीक है। अब तुम्हें समझ आ गया। अब होता है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इनमें कोई इम्प्योरिटी नहीं होती, ये पूरी तरह से प्योर होते हैं, ठीक है। इसमें जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही होल होते हैं, उतना ही करंट पास करता है। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, होल्स क्या होते हैं, मैं बताती हूँ। ये देखो, जो तुम्हारे सिलिकॉन है सारे, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। अब देखो, अगर हम यहाँ पे सिलिकॉन की जगह हम ये डाल दें तुम्हारा फॉस्फोरस जो कि पेंटावेलेंट है, तो इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा है ना ये कंडक्ट करेगा, बट अगर हम एल्यूमिनियम डाल दें तो उसके पास एक खाली, ये होल बन जाता है। अब होल में क्या होता है, होल कभी चलते नहीं है। होल में क्या होगा, ये होल है, ठीक है, इसके पीछे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन आके इसके होल के अंदर बैठ जाएगा, ये खाली जगह होल बेसिकली, तो इलेक्ट्रॉन इधर आ गया और होल इधर बन गया। होल ऐसे मूव करता है, होल कभी खुद से नहीं मूव करता। इलेक्ट्रॉन तो तुम्हें पता ही क्या है, और होल मैंने समझा दिया, होल कभी मूव नहीं करता, ठीक है। अब ये तुम यहाँ देख लो, यहाँ पे जो होल और इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी होगी वो सेम होगी, ठीक है। तो जो करंट फ्लो करता है वो सेम करता है, तो ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। अब ये देखो, ये मोबिलिटी का, ये देख लो कंडक्टर्स में मोबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, जो तुम्हारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी है अपॉन तुम्हारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और कंडक्टर का फॉर्मूला ये निकल आता है नंबर ऑफ मोबाइल कैरियर्स इनटू न्यू मोबिलिटी को दिखाता है। अब सेमीकंडक्टर में देखो 2 होते हैं, एक होल होता है और एक तुम्हारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी होल की ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ना, से हमारी मोबिलिटी निकल आएगी। तो ये फॉर्मूला बनता है कंडक्टिविटी का इन तुम्हारे किस में, सेमीकंडक्टर्स में कंडक्टिविटी का फॉर्मूला ये होता है। क्योंकि ये देखो तुम्हारा चार्ज है, चार्ज बाहर आ गया और ये n है, ये नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ़ होल्स है और उनको मोबिलिटी से डिवाइड कर दिया, कितनी मोबिलिटी है उनकी। अब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा तेज़ी से मूव करते हैं होल्स के कंपैरेटिव। होल्स के कंपैरेटिव कौन ज़्यादा तेज़ी से मूव करता है, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खुद जा सकता है। बट होल को पहले इलेक्ट्रॉन आएगा उधर, फिर नई जगह होल बनेगा, फिर उधर इलेक्ट्रॉन आएगा, फिर नई जगह बनेगा, विच इज़ सो लाइक स्लो, ठीक है। बट इलेक्ट्रॉन्स मूव फास्टर। अब हम आए थे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इनमें डोपिंग होती है, मतलब कोई इम्प्योरिटी डाली जाती है। ये बुरी काइंड ऑफ इम्प्योरिटी नहीं, अच्छी काइंड ऑफ इम्प्योरिटी है। अब मैंने ये बताया था ना, ये ट्राईवेलेंट होते हैं, ये पेंटावेलेंट ग्रुप है, और ये तुम्हारा कौन सा ग्रुप है, ये तुम्हारा ग्रुप है टेट्रावेलेंट। इसमें 4 है, 4 वेकेंट है तो टेट्रा, इसमें 3 है तो ट्राई, और इसमें 5 है तो पेंटा, ठीक है। आई होप तुम्हें इन सबका निमोनिक पता है, बैंगन, आलू, गाजर, एंथैला, ठीक है, इसका भी पता है, इसका भी पता है। अब देखो, हम यहाँ पे फॉस्फोरस उठा रहे हैं, फॉस्फोरस पेंटावेलेंट है। अगर हमने पेंटावेलेंट उठाया और उसको सिलिकॉन की जगह रख दिया, अब सिलिकॉन के तो 4 थे, तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो वो डोनर लेवल फॉर्म कर लेगा, वैलेंस बैंड और कंडक्टेंस बैंड के बीच में एक डोनर लेवल फॉर्म कर लेगा, और ये एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाता है। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी डालो तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, देखो ये तुम्हारा कंडक्टेंस बैंड है, वैलेंस बैंड है। अब वैलेंस बैंड में तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो नॉर्मली इलेक्ट्रॉन जंप करता है, यहाँ पे होल बच जाता है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो जाता है कंडक्टेंस बैंड में, ऐसे कंडक्टेंस होती है। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बीच में एक लेवल आ जाता है, इसको बोलते हैं डोनर लेवल, जिसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि यहाँ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो डोनर लेवल बना लेते हैं वो। अब देखो, यहाँ से तो इलेक्ट्रॉन जा ही रहा है ऊपर, यहाँ से भी जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स विल बी मोर देन नंबर ऑफ़ होल्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कहीं यहाँ से चले जाएंगे, कोई इलेक्ट्रॉन इधर से ऊपर चले जाएगा, ठीक है, तो होल्स कम रहेंगे। होल्स तब होते हैं जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऊपर जाए ना, तो यहाँ होल बन जाता है। यहाँ पे तो इधर से भी इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो होल्स कम होंगे, राइट। अब हम आ जाते हैं तुम्हारी
ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी पे ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी डालो तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। यहाँ पे होल्स ज़्यादा होते हैं जो एक्सेप्टर लेवल बना लेते हैं। होल्स हैं तुम्हारे ऐसे एक्सेप्टर लेवल बना लेंगे। एक्सेप्टर लेवल और तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स ले जाते हैं क्योंकि ये खाली है, इसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स इधर चल जाते हैं। तो यहाँ पे होल्स ज़्यादा होते हैं, नंबर ऑफ होल्स इज़ मोर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दिस। पी टाइप कैसे होता है, यहाँ पे होल्स ज़्यादा होते हैं और एन टाइप में क्या ज़्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन। ये दोनों के दोनों, इनमें कोई चार्ज नहीं है बट ये मोबाइल हैं। इन दोनों के कैरियर्स क्या है, मोबाइल, मतलब वो चल सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये देखो यहाँ पे कौन से डोपेंट्स चलते हैं, पेंटावेलेंट, जैसे फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, आर्सेनिक, एसपी, ठीक है, ये सारे, ठीक है, तुम्हारे वो होते हैं। अब ये देखो ये डोनर लेवल बना लेते हैं, डोनर इम्प्योरिटीज़ होती है, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स आर मोर देन नंबर ऑफ़ होल्स, इसमें ये फॉर्मूला सेम रहेगा बट यहाँ पे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स आरंट इक्वल टू नंबर ऑफ़ होल्स, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये याद रख लो। एंड पी टाइप में क्या होता है, ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी डालते हैं, जैसे एल्यूमिनियम, बोरियम, गैलियम, ठीक है, आयन, ये सब डालते हैं, ठीक है। ये एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज़ होती है, यहाँ पे होल्स मेजॉरिटी कैरियर बन जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं। और इन दोनों का ये वाला फॉर्मूला सेम है, करंट दोनों में सेम फ्लो होगा बट फास्ट कौन करेगा, एन टाइप, क्योंकि इलेक्ट्रॉन होल से ज़्यादा तेज़ी से मूव करते हैं। अब पी एन जंक्शन डायोड बन जाता है तुम्हारा। हम पी एन जंक्शन होता क्या है हम ये देख लेते हैं, ठीक है। ये देखो पी और एन को हमने साथ में जोड़ दिया, पी एंड एन जो तुम्हारे बने थे, पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, उन दोनों को हमने साथ में जोड़ दिया। पी में देखो होल ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन कम है, यहाँ पे क्या है, एन में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, होल कम है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, डिफ्यूजन होगा, इलेक्ट्रॉन्स हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ जाएंगे, इसे डिफ्यूजन करंट बोलते हैं, ठीक है। ये डिफ्यूजन होगा, डिफ्यूजन होते होते यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जमा हो जाएंगे, यहाँ पे होल्स जमा हो जाएगा। ये देखो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेगा जो पोटेंशियल की तरह एक्ट करेगा, इसे बैरियर पोटेंशियल कहेंगे, ठीक है। ये पोटेंशियल बनेगी। अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे होल ने ऐसे लेयर बना ली। अब क्या होगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन्स अब इधर जाएंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, इसको बोलेंगे ड्रिफ्ट करंट। और जब ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट इक्वल लेवल पर पहुंच जाते हैं और डिफ्यूजन या ड्रिफ्ट नहीं हो सकता, तो यहाँ पे एक लेयर बन जाती है, इसको हम बोलते हैं डिप्लीशन लेयर। ये जो तुम लेयर देख रहे हो ना, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन वगैरह इकट्ठे हो रखे हैं, ये देखो, ये यहाँ पे कोई मोबाइल नहीं होता, कोई भी मोबाइल नहीं, कोई भी मूव नहीं कर सकता, बट क्या चार्ज है, यस चार्ज है यहाँ पे, ठीक है, ये तुम याद रख सकते हो। मेरे को काफ़ी कन्फ्यूजन होती है ड्रिफ्ट में क्या होता है, डिफ्यूजन में क्या होता है। डिफ्यूजन में क्या होता है, मेजॉरिटी से तुम जाते हो माइनॉरिटी की तरफ, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ड्रिफ्ट में क्या हो रहा है, माइनॉरिटी से मेजॉरिटी की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। जहाँ पे कम होल्स हैं वो जा रहे हैं ज़्यादा होल्स की तरफ, जहाँ कम इलेक्ट्रॉन है वो जा रहे हैं ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की तरफ। यहाँ पे क्या हो रहा है, जहाँ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है वो जहाँ कम इलेक्ट्रॉन है उधर जा रहे हैं, ठीक है। ये देखो ये तुम्हारी ऐसे होता है, यहाँ पे देखो जितना डिफ्यूजन है उतना जब हो जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाती है, तो इसे इक्विलिब्रियम कहते हैं और डिप्लीशन लेयर बन जाती है यहाँ पे तुम्हारी, ठीक है, और बैरियर पोटेंशियल बन जाती है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो अनबायस्ड, इसे बोलते हैं अनबायस्ड पीएन जंक्शन। बायस्ड क्या होता है, जब हम बैटरी लगा देते हैं, ठीक है। अब ये देखो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम, इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, तुम्हें दिख रहा है ये साइन, ऐसे ऐसे सा साइन बनता है जिससे ये रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो तुम्हारा ट्राइंगल सा बन रहा है ना, ये रिप्रेजेंट करता है तुम्हारे पी टाइप को, और जो ये डंडी है ये एन टाइप को रिप्रेजेंट करता है। ये पी टाइप पॉजिटिव होता है, एन टाइप को हमने नेगेटिव से डिनोट किया, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव कैरियर्स हैं और यहाँ पे नेगेटिव कैरियर्स हैं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं ना, तो एन टाइप में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है और एन नेगेटिव साइड को डिनोट करेगा। अब यहाँ पे देखो ये देखो ये होता है, यहाँ पे एक डायनामिक रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। ये हम आगे पढ़ेंगे, पहले हम ये कर लेते हैं फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस। फॉरवर्ड बायस कब होगा, जब ये देखो पॉजिटिव साइड को मैंने पी से कनेक्ट कर दिया, पॉजिटिव साइड ऑफ बैटरी को मैंने पी से कनेक्ट कर दिया और नेगेटिव को एन से कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ क्या होगा मैं बताती हूँ, यहाँ क्या होगा। यहाँ पे देखो ये तुम्हारा कौन सा है,
यहाँ देखो यह नेगेटिव है और यहाँ पे मैंने पॉजिटिव बैटरी लगा दी है, यहाँ मैंने नेगेटिव बैटरी लगा दी है। तो क्या होगा, अगर बैटरी ज़्यादा है, इस डिप्लीशन लेयर की वो क्या होती है, वोल्टेज क्या होती है। देखो जर्मेनियम में इस डिप्लीशन लेयर की वोल्टेज होगी, जर्मेनियम में डिप्लीशन लेयर की वोल्टेज 0.3 होती है, सिलिकॉन में इसकी होती है तुम्हारी 0.7 इस डिप्लीशन लेयर की। बट अगर तुम बैटरी लगा दो जिनकी वोल्टेज 0.7 या 0.3 से ज़्यादा है, तो क्या होगा, बैटरी ज़्यादा वोल्टेज वाली लगा दी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हुए हैं ना, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे और होल्स तुम्हारे नेगेटिव की तरफ जाएंगे, इस तरफ को जाएंगे तुम्हारे होल्स, ठीक है। तो ये होगा और ये होने की वजह से तुम्हारी डिप्लीशन लेयर छोटी हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वगैरह इधर जा रहे हैं, होल्स इधर जा रहे हैं, तो डिप्लीशन लेयर छोटी हो जाएगी और करंट फ्लो करेगा। इसका ग्राफ कुछ ऐसा सा दिखता है। पहले तो देखो छोटी वोल्टेज है, छोटी वोल्टेज है, फिर एक नी वोल्टेज आती है, कट इन वोल्टेज, बैरियर पोटेंशियल भी बोलते से, ये बैरियर पोटेंशियल या नी वोल्टेज आती है। इससे ज़्यादा जब अगर तुम्हारी वोल्टेज हो जाए ना तो करंट फ्लो करने लग जाता है, इसे फॉरवर्ड बायस में बोलते हैं और इसमें रेजिस्टेंस बहुत कम होती है। रिवर्स बायस इज़ एवरीथिंग उल्टा, यहाँ पे तुमने नेगेटिव साइड को पी से कनेक्ट कर दिया और पॉजिटिव को एन से कनेक्ट कर दिया। इस केस में क्या होगा, अगर देखो यहाँ पे नेगेटिव साइड कनेक्ट कर दिया मैंने तो नेगेटिव हो गई है इधर और यहाँ पे पॉजिटिव हो चुकी है, तो क्या होगा, यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ना वो पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और इकट्ठे होते जाएंगे और जो तुम्हारे होल्स हैं ना, जो तुम्हारे होल्स हैं वो इस तरफ को जाएंगे। सॉरी, ये मैं ड्रॉ ही करके दिखा देती हूँ, ऐसे तुम बहुत कन्फ्यूज़ हो जाओगे, ठीक है। आई विल ड्रॉ दिस ओवर हेयर, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम्हारे पहले कैसे था, इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन, यहाँ होल 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 होल, ये था तुम्हारी डिप्लीशन लेयर, ठीक है। यहाँ पे पी टाइप थे जिनमें बहुत ज़्यादा होल्स थे, ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारे क्या थे, एन टाइप जिनमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन थे। इतना समझ आ गया। अब तुम्हारा जो वो है रिवर्स में क्या होगा, यहाँ नेगेटिव अटैच कर दिया, यहाँ पॉजिटिव अटैच कर दिया, यहाँ नेगेटिव साइन था, ये पॉजिटिव था। अब यहाँ क्या होगा, देखो जो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन्स वो और इधर इकट्ठे होते रहेंगे, क्यों, क्योंकि उन्हें पॉजिटिव की तरफ जाना है, तो इधर के भी इलेक्ट्रॉन इधर आते रहेंगे और जो यहाँ के होल है ना वो नेगेटिव की तरफ जाएंगे, तो होल इधर और आते रहेंगे इस जगह को, तो ये जो डिप्लीशन लेयर है वो और बड़ी हो जाएगी और करंट नहीं फ्लो कर पाएगा, इतनी बड़ी डिप्लीशन लेयर हो जाएगी। और अगर हम बहुत ज़्यादा वोल्टेज कर देना तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है, मान लो तुम्हारे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ने पॉजिटिव की तरफ जाना है, तो यहाँ पे और इलेक्ट्रॉन है, यहाँ रिपल्शन होगी, धक्का मुक्की होगी इनके बीच में, तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी, रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो तुम जितना ज़्यादा करंट बढ़ाओगे, जितना ज़्यादा वोल्टेज बढ़ाते जाओगे, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि पूरा फट जाएगा, ठीक है। और इसको बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज, जब पूरा ख़राब हो जाता है। यहाँ पे रेजिस्टेंस इन्फिनिटी है, मतलब इतनी रेजिस्टेंस है कि करंट फ्लो ही नहीं कर सकता रिवर्स बायस में। यहाँ पे देखो डिप्लीशन रीजन बढ़ता है, करंट बिल्कुल ही नहीं होता है और रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। ये पी वाले में क्या होता है, करंट ज़्यादा होता है, वोल्टेज डिप्लीशन लेयर कम होती है और जो तुम्हारी वो है डिप्लीशन लेयर कम होती है एंड तुम्हारी रेजिस्टेंस कम है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू बहुत कम है, 0 जितनी है। अब देखो डायनामिक रेजिस्टेंस क्या होती है, डेल्टा वी बाई डेल्टा आर डेल्टा आई, ठीक है। रेजिस्टेंस का ही फॉर्मूला यहाँ पे दे रखा है, वही होती है डायनामिक रेजिस्टेंस, सेम फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। अब ये हो गया तुम्हारा। अब हम आई वी कैरेक्टरिस्टिक्स पे आए थे, ग्राफ देख लेते हैं। ये देखो ये तुम्हारा ग्राफ है, जो ये होती है ना तुम्हारी ये क्या है, ब्रेक डाउन वोल्टेज तब आती है जब तुम इतनी वोल्टेज बढ़ा दो। ये देखो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसमें बस थ्योरी आती है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं आता, इस चैप्टर में थ्योरी आती है, इसको अच्छे से कर लो, इसमें से 4-5 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। और जब अब तुमने पूरी मॉडर्न फिजिक्स कर लिया ना, तुम्हारे 40 मार्क्स पक्के हैं, मैं गारंटी लेती हूँ। इसके बाद आई विल अपलोड 1 लेक्चर जिसमें मॉडर्न फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स होंगे, ठीक है। अगर तुम वो लेक्चर कर ले तो देन तुम्हारे 40 मार्क्स कहीं नहीं गए, 40 मार्क्स इज़ अ लॉट, ठीक है। एंड ये तुम्हारे 40 मार्क्स कन्फर्म कर देता है ये लेक्चर, जब तुमने यहाँ तक देख लिया तो आगे भी देख ही लोगे। एंड उस 40 मार्क्स को फुल्ली इंश्योर करने के लिए डू वॉच द न्यूमेरिकल वीडियो, क्योंकि बच्चे न्यूमेरिकल नहीं प्रैक्टिस करते और जो तुमने इतने 2 घंटे मेहनत की है तुम्हारी, तो वो भी वेस्ट हो जाएगी अगर तुम न्यूमेरिकल नहीं करोगे। तो आई एम गोना पोस्ट दैट वीडियो सून, सो डू सब्सक्राइब फॉर दैट वीडियो ऑल्सो। अब देखो फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, एक वोल्टेज होती है जो इंक्रीज
जो वोल्टेज तुम देने पे, जिसे ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं, तो वो देने पे तुम्हारा करंट पास होने लग जाता है, तुम्हारी पीएन जंक्शन डायोड में से करंट पास होने लग जाता है और रेजिस्टेंस जहाँ भी ज़ीरो हो जाती है। और अगर रिवर्स बायस की बात करें तो रिवर्स बायस में क्या होता है, ऐसे एक ब्रेकडाउन वोल्टेज आती है, जब तुम वोल्टेज इतनी बढ़ा देते हो कि वो फट ही जाता है, एकदम रेजिस्टेंस इन्फिनिटी हो जाती है और करंट बिल्कुल ही, और फिर वो किसी काम का नहीं रहता, इतनी हीट हो जाती है। रेजिस्टेंस ज़्यादा होने से हीट भी ज़्यादा होती है ना, अब हम जीनर डायोड बता देते हो। जीनर डायोड सिर्फ इधर लगती है, ब्रेकडाउन वोल्टेज है ना, उसके बाद ही जीनर डायोड लगती है। स्पेशल टाइप ऑफ डायोड होती है, वो सिर्फ इस रीजन में इतना ही मेंटेन रहे तुम्हारा वोल्टेज, ये वो, उसके लिए तुम्हारी जीनर डायोड होती है। इसमें देख लो, ऑपरेट्स अंडर रिवर्स बायस ओनली, रिवर्स बायस की ब्रेकडाउन वोल्टेज होती है उधर ऑपरेट करती है, ठीक है। ये वोल्टेज की रेगुलेशन करती है, मतलब वोल्टेज को मेंटेन करके रखती है। हेविली डोप्ड इसका डिप्लीशन रीजन वेरी थिन होता है, ठीक है। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा होती है। अब हम आते हैं तुम्हारा इनका काम क्या है। उससे पहले मैं तुम्हें एक बताना चाहती हूँ चीज़, अगर तुम्हारा रेक्टिफायर है उसमें डायोड यूज़ होगा, फिल्टरेशन के लिए कैपेसिटर यूज़ होगा, ऑसिलेशन के लिए एलसी सर्किट यूज़ होगा, एम्पलीफायर के लिए ट्रांजिस्टर यूज़ होगा, वोल्टेज रेगुलेटर के लिए, वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए जीनर डायोड यूज़ होगा। इतना समझ आ गया। अब इधर आ जाओ, ये क्या है तुम्हारा रेक्टिफायर। ये बहुत मेरे को कंफ्यूजिंग लगता था मेरे टाइम पे। देखो ये क्या करता है, तुम्हारे ऑल्टरनेटिंग करंट को डीसी में कन्वर्ट करता है। अब हम देखते हैं क्या हो रहा है इधर। अब तुम्हें इतना तो पता, करंट पास तभी करेगा जब क्या है तुम्हारा, क्या है, जब फॉरवर्ड बायस है तभी करंट पास करता है। इतना याद है, फॉरवर्ड बायस में करंट पास करता है, रिवर्स बायस में कोई करंट नहीं पास करता, ठीक है। अब ये देखो तुम्हारा ऑल्टरनेटिंग करंट है, ये जो ऊपर वाला रीजन है, तुमने पढ़े हुए ना ग्राफ्स वेक्टर वगैरह में, ये ऊपर वाला रीजन है वो पॉजिटिव है, नीचे वाला नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ठीक है, ऐसे होता है। अब यहाँ पे देखो एक एसी सर्किट हम लाए, ठीक है, जहाँ से तुम्हारे घर की बिजली आती है, एसी आती है, फिर वो डीसी में कन्वर्ट होती है। अब एसी आई, ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी कॉइल है, ठीक है, ये दो अलग अलग कॉइल है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे फिर आई, ठीक है, इस कॉइल में। अब यहाँ पे लगा हुआ एक पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है, एक पीएन जंक्शन डायोड लगा हुआ है, और यहाँ पे आरएल है, लोड रेजिस्टेंस, मतलब फ्रिज, तुम्हारा एसी फ्रिज, कुछ भी जिसको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए वो लगा हुआ है, उसे लोड रेजिस्टेंस से दिखाया, आर की पैर में एल से दिखाया। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, पहले तो पॉजिटिव आ रहा है, तो यहाँ पे पी देखो पॉजिटिव है, और यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, ठीक है, और यहाँ पे नेगेटिव आ गया, तो क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव आया, तो क्या होगा, इससे तुम्हारा ये होगा। तो यहाँ पे मैंने पेंसिल ले लिया अपनी, यहाँ देखो यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे तुम्हारा नेगेटिव हो गया, तो यहाँ से पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा, तो पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा तो फॉरवर्ड बायस है, तो करंट प्रोड्यूस होगा, है ना, तो करंट प्रोड्यूस होगा, तो यहाँ पे करंट प्रोड्यूस हो रहा है। बट द नेक्स्ट टाइम अराउंड ये देखो यहाँ पे नेगेटिव है, तो नेक्स्ट टाइम अराउंड क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो ये रिवर्स बायस बन चुका है। अब रिवर्स बायस में कोई करंट फ्लो नहीं होता, तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब ये जल बुझ करके करंट आ रहा है इसमें, जैसे गांव में बिजली कभी आती है कभी नहीं आती। अब तुम ये ऐसे तो नहीं चाहते ना तुम्हारा फ्रिज चले फिर बंद हो जाए, चले फिर बंद हो जाए, ऐसे तो नहीं चाहते ना अपने फ्रिज को, तो हम क्या यूज़ करते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर। इसमें क्या होता है, एक तुम्हारा लगा हुआ है, तुम्हारे दो लगे हुए हैं, तुम्हारे दो वो लगे हुए हैं, तुम्हारे दो लगे हुए हैं डायोड, पीएन जंक्शन डायोड। अब यहाँ पे क्या होता है, लेट मी टेल यू, दो पीएन जंक्शन डायोड लगे हुए हैं। जब देखो ये है तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव फॉरवर्ड बायस होगा, सेम चीज़ हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे जब यहाँ पे फॉरवर्ड बायस है ना, तो यहाँ पे रिवर्स बायस है, ये कोई करंट नहीं प्रोड्यूस कर रहा, तो फॉरवर्ड बायस है तो ये ऊपर हो जाएगा, ठीक है। इसने करंट दे दिया, तुम्हारे ये वाले जो भी तुमने डिवाइस लगा रखा है उसको करंट दे दिया। बट नेक्स्ट टाइम अराउंड यहाँ पे देखो नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव। अब ये फॉरवर्ड बायस की तरह एक्ट कर रहा है, अब ये करंट प्रोड्यूस कर रहा है, तो यहाँ पे दोबारा करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। अब यहाँ पे दो पीएन जंक्शन डायोड इसलिए लगे, दोनों उल्टे उल्टे लगे होते हैं। यहाँ पे एक ही पीएन जंक्शन डायोड है एंड हाफ वेव रेक्टिफायर, इसमें इसने पूरा ऐसे प्रोड्यूस किया। अब इसकी इनपुट फ्रीक्वेंसी ना आउटपुट फ्रीक्वेंसी के डबल होती है, और यहाँ पे हाफ वेव रेक्टिफायर में इनपुट फ्रीक्वेंसी और आउटपुट फ्रीक्वेंसी सेम होती है, ठीक है। डीसी करंट इसका ऐसे है, ठीक है, और इसकी डीसी फ्रीक्वेंसी ऐसे है, ठीक है, और यहाँ पे डीसी करंट का फॉर्मूला ऐसे और डीसी फ्रीक्वेंसी ऐसी है।
अब देखो डीसी और आउटपुट के बीच में रिलेशन दे रखे ना, आउटपुट और डीसी करंट, आउटपुट एंड डीसी फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले दे रखे हैं, ठीक है। इन पे कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। तो अब हमने ये कर लिया। अब ये देखो ये ऊपर नीचे आ रहा है, कभी ज़्यादा लाइट दे तुम्हारा बल्ब, कभी कम दे, कभी ज़्यादा दे, ऐसे थोड़ी चाहिए हमें, हमें चाहिए इक्वल इक्वल दे। तो हम यहाँ क्या करेंगे, कैपेसिटर लगा देंगे। अब कैपेसिटर क्या करता है, रेजिस्टेंस से पहले कैपेसिटर, जब करंट बढ़ा, जब तुम्हारा ऐसे पीक पे है तो वो क्या करेगा, स्टोर कर लेगा कैपेसिटर करंट को। बट जब तुम्हारा करंट ऐसे कम हो गया तो वो रिलीज़ कर देगा कि ले ले भाई करंट, और वो ऐसे 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 इसको सीधा कर देता है और डीसी करंट में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो दैट्स इट। यहाँ पे देखो ये हाफ वेव रेक्टिफायर की फ्रीक्वेंसी ओमेगा होती है, यहाँ पे फुल वेव की 2 ओमेगा होती है। तो ऐसे तुम्हारा बन जाता है एंड यहाँ से ऐसे इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है। तो ये कवर हो गया। अब हमें लॉजिक गेट्स करने हैं, ठीक है। ये लॉजिक गेट्स हर साल नीट में आते ही आते हैं, ठीक है। उससे पहले छोटा सा पोर्शन कर लेते हैं, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। एक फोटो डायोड होता है। फोटो डायोड में क्या होता है, डिप्लीशन लेयर पे लाइट पास करते हैं, फोटोन पास होते हैं और फोटोन्स क्या कर देते हैं, एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। फोटोन से बन जाती है एनर्जी, ठीक है। एंड यहाँ पे फोटोन की एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन जो तुम्हारा एनर्जी गैप है उससे ज़्यादा होनी चाहिए, फोटोन की एनर्जी गैप से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। अब हम आते हैं तुम्हारे एलईडी पे। एलईडी में क्या होता है, एलईडी में होती है फॉरवर्ड बाइसिंग, इसमें रिवर्स बाइसिंग चलती है, इसमें फॉरवर्ड बाइसिंग चलती है। एलईडी में फॉरवर्ड बाइसिंग चलती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, फॉरवर्ड बाइस। अब ये देखो एलईडी की एक छोटी डंडी होती है, एक बड़ी डंडी होती है। बड़ी डंडी पी होती है और ये छोटी डंडी एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है। अब यहाँ पे लेट मी टेल यू, हर चीज़ दूसरा मौका देती है, एलईडी नहीं देती। एलईडी को अगर तुमने एक बारी गलत लगा दिया ना तो वो गई, इट्स डेड। इसको फॉरवर्ड बायस लगाना है, मतलब पी साइड को पॉजिटिव पे लगाना है, इसको नेगेटिव पे लगाना है, ठीक है। ये लाइट एमिटिंग डायोड है, ये इलेक्ट्रिसिटी को लाइट में कन्वर्ट करती है तुम्हारी एलईडी। सोलर सेल क्या होता है, ये अनबायस है, इसमें कोई बैटरी नहीं लगाते। क्यों, अगर सोलर सेल का काम ही है तुम्हारा एनर्जी देना लाइट यूज़ करके, तो उसमें बैटरी लगा रहे हो तो दैट्स अ वेस्ट, ठीक है। तो ऐसा सा इसका ग्राफ होता है, ग्राफ याद रखना, ग्राफ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसा सा ग्राफ होता है, याद रख लो, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं तुम्हारे लॉजिक गेट्स पे, ये लास्ट टॉपिक है। और उसके बाद तुम्हारी पूरी मॉडर्न फिजिक्स और सेमीकंडक्टर्स आर गोना बी फिनिश्ड जस्ट लाइक दिस। अब देखो एक होता है तुम्हारा ऐसे नॉट, ठीक है, इसके शेप्स याद रख लेना, ठीक है। ये ट्राइंगल आगे गोलू गोलू, ये है तुम्हारा नॉट। नॉट में क्या होता है, अगर इनपुट 0 है तो आउटपुट 1 हो जाएगा, अगर इनपुट 1 है तो आउटपुट 0 हो जाएगा, मतलब ये ऑपोजिट बनाता है। अगर 0 दिया तो 0 का ऑपोजिट 1, इसमें सिर्फ 0 और 1 होता है, ऑन या ऑफ होता है, ठीक है। लाइक तुम्हारा लाइट स्विच है वो ऑन हो सकता है या ऑफ हो सकता है, बीच में नहीं हो सकता, वैसे ही ये ऑन हो सकता है या ऑफ हो सकता है। तो 0 का 1 दे देगा आउटपुट, 1 का 0 दे देगा आउटपुट, ये होता है नॉट। अब एंड क्या करता है, एंड में मल्टीप्लाई कर दो। अगर यहाँ पे 2 डंडी है और 2 इनपुट है, यहाँ पे 2 इनपुट है और ऐसे ये देखो ये राउंड 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 राउंड, ये आधा सर्कल है, सेमी सर्कल टाइप है, ये तुम्हारा एंड है। एंड में जैसे डी का शेप होता है ना, वैसे सा इसका शेप है, तो डी का शेप जैसा है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 इनपुट है, अगर एक 0 है दूसरा 0 है तो मल्टीप्लाई होके 0, एक 0 एक 1 है तो मल्टीप्लाई होके 0, एक 1 है एक 0 है तो मल्टीप्लाई होके 0, एक 1 है दूसरा 1 है तो मल्टीप्लाई होके 1। ये ऐसे ये देता है अपना आउटपुट इनपुट। और दूसरा है और, तीसरा है और में एडिशन है। 2 है, यहाँ पे देखो तेज़ सा एरो जैसा दिख रहा है ना और का, ये एरो जैसा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 इनपुट है, ए है एक तुम्हारा बी है। अगर ए पे 0 है बी पे 0 है, 0 0 प्लस 0, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 1, ये 1 प्लस 1 का भी 1 ही रहेगा। क्यों, क्योंकि इसमें 1 या 0 के अलावा कुछ नहीं हो सकता, तो 1 प्लस 1 का भी 1 ही आंसर आएगा, ठीक है। ऐसे याद रखना। और उसके बाद तुम्हारा नैंड आ जाता है, नॉर आ जाता है। नैंड में बस एंड है, उसके आगे ये गोलू आ गया, ठीक है। इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं कुछ लोग, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एंड है उसके आगे गोलू आ गया। अब इसमें एंड के ही आंसर होंगे। एंड में जैसे 0 0 0 आ रहा था ना, या 0 0 1 आ जाएगा, ये एंड का ऑपोजिट, एंड का जो आंसर आता है ना उसका ऑपोजिट हो जाएगा, ऐसे 1 इसका 1 और ये इस लास्ट का 0, ऐसे होता है नैंड में। और नॉर में क्या होता है, नॉर में और का उल्टा हो जाएगा और इसका सिंबल ऐसे होता है कि आगे बिंदी आ गई, ठीक है, और का उल्टा हो जाता है नॉर में। अब यहाँ पे देखो कईयों में क्या होता है तुम्हारा,
नहीं कईयों में ना ऐसे जुड़ जाते हैं। अगर जॉइंट इनपुट्स हैं, अगर देखो ए और बी तुम्हारे जुड़ गए, ठीक है, ए और बी तुम्हारे जुड़ गए और तुम्हारा ऐसे बन रहा है, तो ये कैसे एक्ट करेगा, नॉट की तरह। नॉर और नैंड, अगर इन दोनों के इनपुट ये हैं जो अगर ये जुड़े हुए हो ना, तो वो नॉट की तरह एक्ट करेंगे, दोनों के दोनों नॉट की तरह एक्ट करेंगे, ये याद रख लो। और डी मॉर्गन्स लॉ आता है तुम्हारे पास, अगर ए नॉट बी है, उसके ऊपर ये डंडी है, डंडी का मतलब है, इस डंडी का मतलब ऑपोजिट, अगर ऑपोजिट है तो ए नॉट प्लस बी नॉट हो जाएगा, और अगर ये है तो ए नॉट मल्टीप्लाई बाई बी नॉट हो जाएगा, ठीक है। नैंड और नॉर यूनिवर्सल गेट्स हैं, मतलब उनका यूज़ करके तुम कुछ भी बना सकते हो, कुछ भी। और उसके बाद तुम्हारे आ जाते हैं ऐसे, यहाँ पे देखो ये ऐसे ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, अगर ये ऊपर है तो 1, नीचे है तो 0, ऐसे 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 भी हो जाता है। ये लॉजिक गेट्स थे जो हमने ख़त्म कर लिया है। फाइनली मॉडर्न फिजिक्स इज़ डन एंड आई एम सो प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू फॉर कंप्लीटिंग ऑल ऑफ दिस। एंड अब मैं अगली वीडियो आई गेस आई शुड पोस्ट, अगर इस वीडियो पे 5 लाइक्स आ जाते हैं, 5 लाइक्स, और तो मैं एक वीडियो लॉन्च करूँगी। वो वीडियो होगी सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ फिज़िक्स। उसमें सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो रिपीटेडली आस्क्ड होते हैं ना, इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स नहीं, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। जैसे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं फिज़िक्स के जो बार बार पूछते रहते हैं, तो मैं वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करूँगी उस एक वीडियो में, ठीक है। एंड सेकंड थिंग, मैं पोस्ट करने वाली हूँ अगली वीडियो होगी तुम्हारी, जिसमें तुम फिज़िकल केमिस्ट्री होगी, केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और सॉल्यूशन की वीडियो होगी, ठीक है। उसमें पूरी फिज़िकल केमिस्ट्री 12th की कवर्ड होगी। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, and if you did, do leave a good comment and like and subscribe also। इस breakdown voltage को avalanche effect भी बोलते हैं, I forgot to tell, okay, बस that's all। and मैंने इसमें ज़्यादा ही कवर किया है, कुछ कम नहीं कवर कराया है तुम्हारे सिलेबस से। तो I hope you guys liked it and please सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बिकॉज जितना तुम लोग लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो, कुछ भी, तो मुझे और मोटिवेशन आती है ऐसी वीडियोस बनाने की। मतलब आई वर्क अकॉर्डिंगली, किस पे ज़्यादा लाइक्स आ रहे हैं, किस पे ज़्यादा अच्छा रिव्यू आ रहा है, तो मुझे पता लगता है कि तुम लोगों को उस चीज़ की ज़रूरत है, एंड देन आई मेक मोर ऑफ इट। अगर तुम लोग लाइक नहीं करते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो खुद को एज अ टीचर डीमोटिवेशन फील होती है, एंड आई डोंट फील लाइक मेकिंग समथिंग एल्स। सो इफ़ आई एम मोटिवेटेड, आई एम फीलिंग हैप्पी, तो मैं और अच्छा कंटेंट दूँगी तुम्हें। तो दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो।